ये रहा हमारे क्लास का पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। चलिए तो बताएंगे, देखिए क्या यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, मानव शरीर का इनमें से कौन सा भाग शल्य की उपकला से आश्रित नहीं होता है। बताओ देखिए क्या यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा। सबको आंसर करना है, सबको सही जवाब देना है ना। चलिए तो हम लोग यहाँ पे क्या कह रहे हैं, हम कह रहे हैं कि मानव शरीर का इनमें से कौन सा भाग शल्य की उपकला से आश्रित नहीं होता है। कौन सा भाग शल्य की उपकला से आश्रित नहीं होता, बताओ देखें क्या यहाँ पर सही जवाब होगा। गुड आफ्टरनून जी, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। अच्छा, लाल किले पर परेड देख कर आए हो, बहुत बढ़िया। हाँ तो अब यही रह गया है ना, सिर्फ इतना ही मतलब रह गया है, डांस देख लो हैं और लाल किले पे परेड देख लो, फंक्शंस देख लो, बस यही बात है। चलिए हम देखो क्या यहाँ पर कह रहे हैं, हम यहाँ पर कह रहे हैं कि भाई मानव शरीर का इनमें से कौन सा भाग शल्य की उपकला से आश्रित नहीं होता है, नहीं होता है पूछा है। इसके अंदर आपको बोला है रीनल ट्यूब्यूल्स बोला है, या फिर स्किन, माउथ, या फिर ट्रैकिया। तो फिर मैं यहाँ पर जो है वो करेक्ट आंसर करूंगी रीनल ट्यूब्यूल्स, यानी कि आपकी रीनल शब्द आते ही आप लोगों को ध्यान रखना है बात किडनी की हो रही है। पहली चीज तो ये रीनल शब्द आते ही अब ट्यूब्यूल्स की बात कर ली, यानी कि किडनी के अंदर जो नलिकाएं होती हैं उनको हम लोग रीनल ट्यूब्यूल्स के नाम से जानते हैं। नमस्कार जी, नमस्कार सभी को नमस्कार। अगला क्वेश्चन है, आर्टिफिशियल किडनी द्वारा यह रक्त से यूरिया को किस प्रकार निकाला जाता है। बताओ देखें क्या कहा जा रहा है, हाउ इज यूरिया रिमूव्ड, है ना, फ्रॉम द ब्लड बाय एन आर्टिफिशियल किडनी। तो भाई कृत्रिम की रक्त जो है वो रक्त से यूरिया को किस प्रकार निकाला जाता है, ये आपको बताना है। तो हम कहेंगे फिल्ट्रेशन, ऑस्मोसिस, या फिर एब्जॉर्प्शन, या फिर हम कहेंगे एंजाइमी एक्शन। चलो बताओ। वेरी गुड आफ्टरनून, क्या नाम है आपका, अंजू है, राम है, विपिन, और क्या नाम है, रे, सौम्या, सुमित, बाकी सारे लोग। चलो बताओ फटाफट से कि क्या यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा। रेलवे अड्डा 24/7 पर, अगेन आई रिपीट, ये क्लास हर दिन होती है शाम दोपहर 3 बजे। इस चीज का भी यहाँ पर ध्यान रखना है। बिल्कुल बिल्कुल सभी एग्जाम्स के लिए देख सकते हैं, साइंस तो आपको ध्यान ही रखनी है भाई, सभी एग्जाम्स के लिए देखी जाती है, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। तो हम लोग यहाँ पर क्या कह रहे हैं, हम कह रहे हैं कि भाई हाउ इज यूरिया रिमूव फ्रॉम द ब्लड एंड आर्टिफिशियल किडनी। तो आर्टिफिशियल किडनी क्या करती है, फिल्ट्रेशन करती है, क्या आप इसे कहेंगे। फिर यहाँ पर प्रायोरिटी वाइज आप क्या आंसर करेंगे, आप कहेंगे कि ऑस्मोसिस की प्रक्रिया होती है, यानी कि परासरण की क्रिया होती है, जिससे वो ब्लड को छानती है। हायर कंसंट्रेशन टू हमेशा लो कंसंट्रेशन जाता है, ये तो आप लोगों को पता ही है, कोई भी फ्लूइड हो, ठीक है ना। ये वाली चीज हो गई। अगला क्वेश्चन देखो क्या कहा जा रहा है, मनुष्य का निम्नलिखित में से कौन सा अंग उत्सर्जन अंग के रूप में कार्य नहीं करता। विच ऑफ द फॉलोइंग। तो क्या बड़ी आंत, अब बड़ी आंत क्या जो है उत्सर्जन का काम करेगी। बड़ी आंत ने डेफिनेटली क्या बनाया है, बड़ी आंत H2O का एब्जॉर्प्शन कर रही है, बड़ी आंत जो है वो इलेक्ट्रोल्स का एब्जॉर्प्शन कर रही है, बड़ी आंत जो है वो आपके ड्रग्स यानी दवाइयों का एब्जॉर्प्शन कर रही है। तो जब बड़ी आंत ये सारे काम कर रही है, ऑब्वियस है कि जब सारा एब्जॉर्प्शन हो गया तो वहीं से रिलीज भी होगा, ठीक है ना। हाँ जी, तो हम लोग यहाँ पर क्या कह रहे हैं, हम कह रहे हैं कि भाई लंग्स ने CO2 का एक्सक्रीशन करना ही करना है, स्किन ने स्वेट पसीने का एक्सक्रीशन करना है, लार्ज इंटेस्टाइन ने स्टूल यानी कि मल का एक्सक्रीशन करना है। क्योंकि जो आप लोगों का जो आपके रेक्टम वाला पोर्शन होता है मलाशय वाला, वो तो ऑब्वियस है, इट्स अ पार्ट ऑफ योर स्मॉल लार्ज इंटेस्टाइन। तो यहाँ पर हम लोग क्या कहेंगे, छोटी आंत ने डाइजेशन करना है। किसी को भी अगर गड़बड़ है तो ध्यान रखिएगा, छोटी आंत सिर्फ और सिर्फ डाइजेशन करेगी, और जो है वो क्या करेंगी, सिक्रेशन करेंगी। तो छोटी आंत डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन का काम करती हैं। क्या करती हैं, डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन का ही काम करती हैं। डाइजेशन का काम ड्वेडुनम कर रहा होता है और एब्जॉर्प्शन का काम इलियम कर रहा होता है। सो दैट इज द होल थिंग्स। ये वाली चीज हमें यहाँ पर ध्यान रखनी है, समझनी है, विचारनी है और जवाब देनी है। कृष्णा है, साहिबा है, काव्या है, ऑफिशियल शारिक खान है, ठीक है। चलिए, और शेखर जी आपसे नम्र और विनम्र दोनों प्रकार का निवेदन है, कृपया करके आप सिर्फ पढ़ने पर ध्यान दीजिए, वो थोड़ा जरूरी है। बाकी आपको मैं बता देती हूँ, हेड ऑफिस जो है वो गुरुग्राम में है, ठीक है। ये वाली चीज ध्यान रखनी है। अब प्लीज बातें नहीं करेंगे, है ना, मैं उम्मीद करती हूँ कि अब आप बातें नहीं करोगे। ब्लॉक होने वाली कोई हरकत नहीं करनी है आप लोगों को। अगला क्वेश्चन देखो, देखिए क्या यहाँ पर कहा जा रहा है कि मानव में उत्सर्जन का सही अनुक्रम। देखो सबसे पहले अपने पास में 2 किडनी है, किडनी के अंदर अपने पास में पिरामिड्स पाए जाते हैं और पिरामिड्स के अंदर अपने पास में नेफ्रॉन होता है, ठीक है। पहली चीज तो आपको ये यहाँ पर ध्यान रखनी है। अब इसके बाद में ये जो है वो आगे की तरफ जाएगा, इस तरीके से हम लोग आगे की तरफ जाएंगे और यहाँ पर आप लोगों के पास में क्या होगा, यूट्रस होगा, है ना, ये आपका यूट्रस होगा, यूट्रस बोल रही हूँ, सॉरी। तो सबसे पहले हम लोग कहेंगे किडनी, किडनी के बाद में मूत्रवाहिनी, उसके बाद में हम लोग बात करेंगे ब्लैडर की, है ना, यूरिनरी ब्लैडर की, फिर उसके बाद में मूत्रमार्ग। तो डेफिनेटली मूत्राशय सबसे पहले
थोड़े ना आ जाएगा। मूत्रवाहिनी, मूत्र मार्ग, मूत्राशय से पहले नहीं हो सकती। सबसे जो पहला वाला आंसर है वही सही रहेगा कि पहले किडनी होगी, फिर उसके बाद में जो है वो यूरिनरी डक्ट होगी, फिर उसके बाद में यूरिनरी ब्लैडर होगा और फिर उसके बाद में यूरिथ्रा होगा। सो दैट इज द होल थिंग्स। इज इट क्लियर? चलिए, गणतंत्र दिवस के लड्डू वड्डू खाए कि नहीं खाए तुम लोगों ने? हैं, डांस वांस स्कूल में देखने गए कि नहीं गए? किसी ने परेड देखी होगी, किसी ने कोई तो फंक्शन देखा होगा। नहीं तो आजकल तो एक और तरीका बन गया है कि भाई गणतंत्र दिवस या स्वतंत्रता दिवस के वक्त कोई मूवी रिलीज हो जाएगी ऐसी स्वतंत्रता वाली, फिर उसी को देखकर अपने अंदर वापस से देशभक्ति जाग जाएगी। पता है, मुझे ऐसा लगता है कि किसी चीज को देखकर, है ना, या फिर जैसे देशभक्ति वाली कोई मूवी देखकर ही हम में अगर देशभक्ति जागी तो वो क्या खाक देशभक्ति है ना। तो आजकल के युवाओं का यही हो गया है ना, कि भाई हम लोग सोचते हैं अरे वाह मूवी देख ली, बॉर्डर वाला गाना सुन लेंगे और हाँ बस देशभक्ति जाग गई। इसे सही मायने में देशभक्ति कहते नहीं है। और जरूरी नहीं है देशभक्ति निभाने के लिए हम लोग जो है वो सिर्फ और सिर्फ बॉर्डर पे जाएं या आर्मी में ज्वाइन करें तभी देशभक्ति निभाई जा सकती है। देशभक्ति निभाने के लिए देश का नागरिक होने वाला जो भी कर्तव्य है वो आप कर सकते हो, है ना। हम लोग जगह जगह पर कचरा फेंक देते हैं, है ना, क्या वो सही मायने में देशभक्ति नहीं है? अगर हम हमारे आसपास के एरिया को भी अगर साफ रखें, कोई पड़ोसी मुल्क का कोई इंसान आए, वो देखे भाई पूरा का पूरा कचरा पात्र बना हुआ है, कहाँ कचरा नहीं है। अगर हर इंसान ये सोचने लगे कि भैया सड़क पर कचरा नहीं फेंकना, वही उसी मायने में आप एक सच्चे देशभक्त हो सकते हो। हैं, आप किसी का भला कर दो जिसकी जरूरत है, जिसको जरूरत है, वही सही मायने में आप सच्चे देशभक्त हो जाओगे। हैं, हर देश में रहने वाले किसी नागरिक का जो है अगर आप अच्छा सोच रहे हो और अगर उसका अच्छा नहीं तो उसका बुरा भी नहीं सोच रहे, तो भी आप सही मायने में देशभक्ति जो है वो आपके अंदर होगी। तो यही इन्हीं छोटी छोटी चीजों से मिलकर तो हमारा देश बना है और इन्हीं सारी चीजों से मिलकर तो हम कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से हम लोग जो है क्या कर सकते हैं, अपना योगदान दे सकते हैं देश के हित में। तो जिससे जैसा बन पाए वैसा करना चालू कर दो, बस यही सही मायने में देशभक्ति है। और देशभक्ति के लिए जरूरी नहीं है कि आप मैं वापस आऊंगा, ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है। जो आपके पास चीजें हैं बस वहीं से ही शुरुआत कर दो। अपना घर पास साफ रख लो, अपनी गली साफ रख लो, अपना मोहल्ला भी साफ रख लोगे। जरूरी नहीं है पड़ोसी अगर कचरा डाल रहा है तो उसे साफ कर दो और उसे कह दो कि देख भाई मैंने साफ कर दिया, अब तू भी साफ कर दे। एक से दो चार लोगों को भी कहोगे तो बस अपना तो देश वैसे ही साफ हो जाएगा, है कि नहीं। बस इतनी छोटी छोटी सी बातें हैं मुझे लगा बतानी चाहिए। कृत्रिम किडनी के उपयोग से नाइट्रोजन अपशिष्ट को हटाने की प्रक्रिया हीमोडायलिसिस कहलाती है। ट्रांसप्लांटेशन, एंजियोग्राफ तो नहीं होता। एंजियोग्राफ कहाँ पर किया जाता है? सुना होगा ना, एंजियोप्लास्टी और ये सब। बताओ देखिए कहाँ पर है। सौम्या, अगर डिले हैं तो प्लीज चेक करो, हार्मोन अनबैलेंस्ड हो सकते हैं, अच्छी डाइट लो, एक्सरसाइज करो। अच्छा, एक मैंने यहाँ पर एक शॉर्ट भी मैंने कुछ दिनों पहले बनाया था कि पीसीओडी पीसीओएस को कैसे खत्म किया जाए। तो भाई पीसीओडी पीसीओएस के उसके लिए मैंने एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताई थी कि भाई डाइट। अब कई बच्चों को लगता है दीदी सिर्फ डाइट से कुछ नहीं होता। भाई मैं भी कह रही हूँ कि सिर्फ डाइट से तो कुछ नहीं होगा, पर डाइट नहीं खराब होगी तो बहुत कुछ हो सकता है। तो कम से कम जो चीज हम सही कर सकते हैं अपने अंदर वो तो अच्छी कर लें, है कि नहीं है। बस वो था, कई बार बच्चे बात को ही नहीं समझते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मानव उत्सर्जन प्रणाली का गठन करता है? आपके पास कितनी किडनियां हैं? पेयर में किडनी है, सही बात है। आपके पास पेयर के अंदर ही मूत्रवाहिनी वाहिनी होती है, बिल्कुल सही बात है। आपके अंदर एक मूत्राशय होता है, सही बात है। और आपके अंदर एक ही यूरिथ्रा होता है, बिल्कुल सही बात है। तो यही यहाँ पर करेक्ट आंसर हो गया। आप कह रहे हो एक किडनी है, सही बात है। आप कह रहे हो एक मूत्रवाहिनी है, यही गलत हो गया। आप कह रहे हो एक मूत्रवाहिनी है, यही गलत हो गया। आप कह रहे हो एक किडनी है, ये यही गलत हो गया। तो बस इसलिए हम कहेंगे कि भैया क्या यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा? ए यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए क्या यहाँ पर कहा जा रहा है। आगे कहा जा रहा है कि इन ह्यूमन द यूरिया साइकिल टेक प्लेस इन विच ऑर्गन। आपसे कहा जा रहा है मनुष्य में यूरिया चक्र निम्नलिखित में से किस अंग में होता है? बताओ देखिए यूरिया चक्र किस अंग में होगा? यूरिया चक्र की बात करें, किडनी कौन, यूरिया बना कौन रहा है? लीवर बना रहा है, लेकिन यूरिया निकाल कौन रहा है? किडनी निकाल रहा है ना। हाँ देखो, शिवा ने मैसेज किया कूड़े के ऊपर बहुत लड़ाई होती है। अब तुम सोच के देखो, कचरा इतना इंसानों पर हावी हो गया कि कचरा इंसानों के दिमाग पे, तुम कचरे को चक्कर में लड़ाई करोगे, तुम्हारे दिमाग पे टेंशन रहेगी। और तुम सोचो कितनी टेंशन ले रहे हो। एक कचरा जैसी चीज तुम्हारे दिमाग का बीपी बढ़ा सकता है और घटा सकता है। सोचने वाली बात है। सिर्फ इसलिए कि मैं साफ क्यों करूं और तू साफ क्यों करे। भाई एक दिन साफ कर दो, 2 दिन तुम साफ कर दो, 3 दिन साफ कर दो, 4 दिन साफ कर दो। अगले बार अपने आप ही इंसान को बुद्धि आ जाएगी कि यार ये बंदा, मैं कचरा फेंकता हूँ, ये बंदा अपने आप ही जो है वो साफ कर देता है।
बस यही होता है प्रेम की भाषा से। अगर कोई सबसे बढ़िया सिंपल सॉल्यूशन है प्रेम की भाषा, है ना, आप झुक जाओ। और मैंने तो बहुत बार बताया है ना कि किसी महान शख्स ने ये कहा है कि फलों से भरा हुआ पेड़ ही हमेशा झुकता है, खाली पेड़ कभी नहीं झुकता। तो जिसके पास जब बहुत सारी चीजें होती है ना, वही इंसान हमेशा विनम्र रहेगा, बाकी तो अकड़ी दिखाएंगे फालतू की खाली पीली वाली। चलो, तो इन ह्यूमन इज अ यूरिया साइकिल टेक प्लेस। तो यूरिया साइकिल की बात की, यूरिया मनुष्य के द्वारा बनाया गया पहला कार्बनिक कंपाउंड था। NH2CO NH2 इसे कहा जाता है, ये भी आप लोगों को यहाँ पर ध्यान रखना है। क्या कहा जाता है? NH2CO NH2 यहाँ पर होता है। चलिए, आपका एग्जाम है, बहुत अच्छी बात है। चलिए आगे देखते हैं क्या यहाँ पर कहा जा रहा है। तो हमने कहा कि भाई यूरिया को बनाने का काम अपनों ने किसने किया? यूरिया का बनाने का काम अपना लीवर भाई साहब ने किया था। याद करो, किडनी ने लीवर को क्या कहा था? किडनी ने लीवर को कहा था कि भाई तू मेरे को यूरिन वो बना के दे दे यूरिया। तो फिर लीवर ने यूरिन बनाया, यूरिया बनाया, है ना। चलिए, अभय शर्मा जी आप पढ़ लीजिए। पता नहीं कहाँ कहाँ से तो दिमाग की चीजें ले आते हैं। कालिया नाग निकला है, वाह। तुम्हें पता था, उस नाग ने तुम्हें बताया था कि बेटा मैं वही कालिया नाग हूं। जब लोग भाई, नासा क्या कर रहा है, इसरो क्या कर रहा है, इन चीजों से ज्यादा हमें इस चीज की पड़ी है कि यमुना नदी में कालिया नाग निकला, निकल गया भाई, अब क्या करें। इतिहास में जाना है, भविष्य के बारे में किसी को नहीं सोचना है। आगे देखो क्या कहा जा रहा है कि वेयर इज द बोमन कैप्सूल लोकेटेड। तो बोमन कैप्सूल की अगर मैं बात करती हूँ तो ये देखो, ये आप लोगों का बोमन कैप्सूल है ना। और इसके अंदर जो है वो इस तरीके से पूरा एक नेट होता है जिसे ग्लोमेरुलस कहते हैं। और ये जो है लूप ऑफ हेनले होता है। और यहाँ से जो है ये हेनले लूप जो है वो आगे चल के क्या कर रहा है, ये देखो, ये पूरा एक नेफ्रॉन होता है। ये आपका जो है वो ग्लोमेरुलस और हेनले लूप हो गया, ये आपका पीसीटी हो गया, ये आपका लूप ऑफ हेनले हो गया, यहाँ पर आपका डीसीटी हो गया और आगे आपकी कलेक्टिंग डक्ट आ जाती है। इस तरह से सारी चीजें काम करती हैं। अगर ऑप्शन के अंदर नेफ्रॉन लिखा होता ना, अगर ई ऑप्शन करके नेफ्रॉन दे देते तो आपको ध्यान रखना है नेफ्रॉन जो है वो आप प्रायोरिटी वाइज करते, लेकिन यहाँ पर हमें नेफ्रॉन दे ही नहीं रखा है ना, दे ही नहीं रखा है। तो किडनी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। साहिबा, सुधीर, संतोष, अनुज, शिवा और कौन कौन है भाई? एक किडनी के अंदर कितने लाख भाई? लगभग 10 लाख नेफ्रॉन है, तो 2 किडनी के अंदर 20 लाख नेफ्रॉन होंगे। ठीक है नीलेश, कृष्णा। चलो, मार्को और बाकी सारे लोग, तो ये वाली सारी चीजें ध्यान रखनी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि मूत्र में पानी की मात्रा डैश होती है। तो व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ वाटर इन यूरिन? बताओ देखिए फटाफट से, है ना। राजेश कह रहे हैं मैडम जी आपकी क्लास पढ़ के साइंस पढ़ाती हूँ। अरे वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, वेरी गुड। आगे कहा जा रहा है मूत्र में पानी की मात्रा कितनी होती है भाई? तो हम लोगों ने यहाँ पर ये कहा कि भाई यूरिन के अंदर वाटर, तो देखो यूरिन में सिर्फ वाटर नहीं होता है। मैं फिर आपको कह रही हूँ कि यूरिन के अंदर सबसे ज्यादा, चूंकि हम मनुष्य हैं तो हमारी बॉडी में सबसे ज्यादा यूरिन के अंदर यूरिया निकल रही है। हाँ, थोड़ी बहुत मात्रा में यूरिक एसिड भी निकल रहा है, अमोनिया भी निकल रही है। आप लोगों आजकल एक डिजीज सुन रहे हो, बड़ा ही घटिया, या जिसे अर्थराइटिस भी कहते हैं। अर्थराइटिस के अंदर जनरली होता क्या है कि हमारे जो जॉइंट्स होते हैं ना, हमारे जो जॉइंट्स होते हैं उन जॉइंट्स के अंदर यूरिक एसिड भर जाता है और उसके कारण हमारे जॉइंट्स मेल्टेड हो जाते हैं। तो वो आप लोगों की एक मेजर वजह रहती है, ये भी समझ लेना। व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ वाटर इन यूरिन? तो भाई वाटर जो है, परसेंटेज ऑफ वाटर यूरिन का कितना रहेगा? सबसे ज्यादा रहेगा, विच इज 95% रहेगा, है कि नहीं है। चलिए कृष्णा जी आगे बढ़िए और आंसर कीजिए फटाक से कि क्या यहाँ पर जो है वो सही जवाब होगा। अगला प्रश्न कहा जा रहा है शरीर में उत्पन्न होने वाले किस नाइट्रोजनी अपशिष्ट का उत्सर्जन मानव वक्त द्वारा किया जाता है? विच नाइट्रोजिनस वेस्ट प्रोड्यूस्ड आर द एक्सक्रीट बाय ह्यूमन किडनी? बताओ देखें क्या रहेगा। हाँ बिल्कुल, साहिबा कह रहे हैं कि मैडम एक किडनी बेच दो क्या? बिल्कुल बेच दे बेटा, है ना, क्योंकि किडनी तो तुमने बना रखी है, किडनी तो मार्केट में मिलती है। जिस हिसाब से आप कोल्ड ड्रिंक्स पी रहे हैं, जिस हिसाब से आप जो है वो अनहेल्दी खाना खा रहे हैं, जिस हिसाब से हम लोग जो है वो हमारे डाइट के अंदर बहुत सी हानिकारक चीजें एंटर कर रहे हैं, जिस हिसाब से हम प्रदूषित हवा और प्रदूषित खाने पीने से ग्रसित हैं, उस हिसाब से तो किडनियां वैसे भी इंसान की सबकी खराब होनी है। अभी मैक्सिमम लोगों की सुन रहे हो किडनी खराब हो गई, किडनी खराब, किडनी फेल, खराब तो एक बार के लिए पता लगती है, वो तो फेल सीधी डायरेक्ट, है ना। तो आपके पास अगर आप टचवुड और बहुत बहुत अपने आप को ये मानो कि भाग्यशाली मानो कि तुम लोगों के पास में अभी तक तुम्हारे बॉडी के ऑर्गन सही सलामत काम कर रहे हैं इस भयंकर प्रदूषित वातावरण में, ये बहुत बड़ी बात है ना। इस चीज को ध्यान रखो, ब्लेस्ड मानो कि भाई हाँ आप भी बचे हुए हैं, और जब तक बचे हुए हैं तब तक बहुत बढ़िया। 1.5 लाख रुपए की मिलेगी मात्र और मात्र। सुंदरम जी
विच नाइट्रोजन वेस्ट प्रोड्यूस आर एक्सक्रीट बाय ह्यूमन किडनी। भाई सुना तो ऐसा ही है, बाकी इसके बारे में अपने को थोड़ा कम पता है। आगे देखो क्या कहा जा रहा है, विच नाइट्रोजन वेस्ट प्रोड्यूस्ड आर एक्सक्रीट इन ह्यूमन किडनी। तो हमारे ह्यूमन के अंदर जो किडनी है वो सिर्फ अमोनिया नहीं निकालेगी, जितने भी समुद्री जीव होते हैं वो अमोनिया का एक्सक्रीशन करते हैं, है ना। हम लोग जो रिलीज कर रहे हैं वो एक्चुअली में यूरिया, और यूरिया के साथ में यूरिक एसिड एक्सक्रीट कर रहे हैं, ठीक है ना। ये वाली चीज भी आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या यहाँ पर कहा जा रहा है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग द फॉर्म द लाइनिंग ऑफ रीनल ट्यूब्यूल्स एंड द डक्ट ऑफ सलाइवरी ग्लैंड्स। आंसर कीजिए। तो निम्नलिखित में से कौन सा वक्र नलिकाओं के अस्तर और लार ग्रंथियों की वाहिकाओं का निर्माण करता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो डेफिनेटली आंसर कर पाएंगे। सो इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, द फर्स्ट थिंग शेयर द सेशन फर्स्ट। सेशन को शेयर करो, और अभी तक मैं देख पा रही हूँ कि बच्चों ने सेशन को लाइक भी नहीं किया है, और ये बहुत गलत बात है। मतलब आधे के आधे बच्चों ने भी जो है वो लाइक नहीं किया है। दिस इज वेरी बैड। चलो जी चलो, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा वक्र नलिकाओं के अस्तर और लार ग्रंथियों की वाहिनिकाओं का निर्माण करता है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म द लाइनिंग ऑफ रीनल ट्यूब्यूल्स एंड द डक्ट ऑफ सलाइवरी ग्लैंड्स। तो कौन करेगा भाई, घनाकार उपकला करेंगे क्या, डेफिनेटली कौन हो जाएंगी आप लोगों की क्यूबॉइडल, जो आप लोगों की एपिथेशियल है वो यहाँ पर हो जाएंगी। बिल्कुल, अगर आप जरूरत से ज्यादा चाय पियेंगे आपकी किडनी खराब हो सकती है, अगर आप जरूरत से ज्यादा कॉफी पीते हैं आपकी किडनी फेल हो सकती है, अगर आप जरूरत से ज्यादा शराब पीते हैं आपका लीवर और किडनी दोनों फेल हो सकते हैं, ठीक है ना। तो ये कुछ चीजें, जरूरत से ज्यादा कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं आपकी किडनी खराब हो सकती है। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो आपकी किडनी को खराब कर सकती हैं, समझे। पानी नहीं पीना भी किडनी को खराब करने की कर सकती है। आगे देखो क्या कहा जा रहा है, निम्नलिखित में से सामान्यतः एक वयस्क में वृक्कों के आरंभिक निस्पंदन में प्रतिदिन क्या होता है। भाई कहने ये चाह रहे हैं ये कि आप लोग 1.5 लीटर जो है वो यूरिन दिन में पास आउट करते हो, 1.5 लीटर यूरिन जो है आप पूरे दिन का पास आउट करते हो। तो आपसे ऐसे पूछ रहा है कि भाई मेरे अपन 1.5 लीटर यूरिन को पास आउट करते हैं, लेकिन इस 1.5 लीटर यूरिन को बनाने के अंदर, इस 1.5 लीटर यूरिन को बनाने के अंदर हमें जो है वो कितना लीटर फ्लूइड को छानना पड़ा, हमारी बॉडी को कितना लीटर फ्लूइड को छानना पड़ा। तो आपको ध्यान रखना है 180 लीटर फ्लूइड को हमारा बॉडी जो है वो डेली छानता है, यानी कि वो जो 4 से 5 फ्लूइड ब्लड है ना, 4 से 5 लीटर जो है वही बार बार जो है वो क्या होता जाएगा, छनता जाएगा। ये वाली चीज आपको ध्यान रखनी है, समझनी है, विचार करनी है। सो हेयर वी कैन से कि 180 यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए और आंसर कीजिए, देखिए क्या यहाँ पर सही जवाब होगा, है ना। बताओ देखिए फटाफट से, व्हाट विल बी द वेरी राइट आंसर। आंसर करो फटाफट से और जवाब दो क्विकली। चलो जी चलो, आंसर करो फटाफट से, क्या यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा। आप लोगों से क्या पूछा जा रहा है, आप लोगों से भाई यहाँ पर पूछा जा रहा है कि पेशियों में ऐंठन का क्या कारण है। तो भाई द कॉज इज मसल्स क्रैम्प्स। तो भाई पेशियों में ऐंठन का कारण है लो ग्लूकोज लेवल इन द ब्लड। तो रक्त में निम्न ग्लूकोज की मात्रा, नहीं जी नहीं, पेशियों के अंदर होने वाली ऑक्सीजन की आपूर्ति की कमी। अगर आपकी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन की कमी हो गई तो डेफिनेटली जो है वो आप लोगों का ये एक रीजन रहेगा। अब हम बात कर रहे हैं अगला प्रश्न की, और वो कहा जा रहा है कि विच इज द लॉन्गेस्ट बोन इन द ह्यूमन बॉडी। मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है भाई, मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी की हम बात कर रहे हैं। तो सबसे लंबी हड्डी कौन सी होगी, ये वाली होगी क्या, ये कौन सी हड्डी है, चलो मुझे बताओ। ये आपकी हिप बोन है ना, इसके अंदर सॉकेट होता है और सॉकेट के अंदर आपके शरीर की सबसे लंबी हड्डी पाई जाती है जिसे हम फीमर कहते हैं। फीमर के यहाँ पर जो है वो क्या होती है, ये फीमर का अगला पार्ट है। फीमर का पार्ट नहीं है एक्चुअली, ये अगली हड्डी है जिसे हम घुटने की हड्डी या फिर पेटेला के नाम से जानते हैं। और पेटेला से आगे जो है एक लंबी हड्डी निकलती है जिसे हम कहते हैं टीबिया, और टीबिया से आगे छोटी हड्डी निकलती है जिसे हम कहते हैं फेब्युला।
ये आपकी एक टिबिया हो गई और ये आपकी फेब्यूला हो गई। टिबिया और फेब्यूला के आगे जो हड्डियां होती हैं उसे हम लोग जो है वो टार्सल के नाम से जानते हैं। और टार्सल के आगे जो है वो हम टार्सल हमारे पास में कितने होते हैं, 7 टार्सल होते हैं, 2 टिबिया फेब्यूला, 1 पेटेला, 1 फीमर, 7 टार्सल हो गई। टार्सल के आगे हमारे पास में 14 फैलेंजेस होती हैं। इस तरीके से हमारे पैर के अंदर अगर टोटल बात करूं तो एक पैर के अंदर 30 हड्डी होती है और दूसरे पैर के अंदर 30, तो 30 कितनी हो गई भाई, 60 हड्डियां हो गई। तो ये वाली चीज समझनी है, विच इज द लॉन्गेस्ट बोन इन द ह्यूमन बॉडी। मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है, फीमर है, टीबिया है स्टर्नम है या फिर पेटेला है। तो भाई विच इज द लॉन्गेस्ट बोन इन द ह्यूमन बॉडी, तो सबसे लंबी हड्डी कौन सी है, स्टर्नम। स्टर्नम तो हमारी चेस्ट बोन होती है ना, तो वो तो लॉन्गेस्ट नहीं होगी, फीबर है ना। स्टर्नम एक होती है, पेटेला घुटने की हड्डी एक होती है और टीबिया भी एक होती है। सो हेयर वी कैन से कि डी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। और कह दो सारे मिलकर कि दीदी बात समझ में आ गई है। अगला क्वेश्चन है कि शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है, तो विच इज द लॉन्गेस्ट बोन इन द बॉडी। तो शरीर की सबसे लंबी हड्डी डेफिनेटली वापस आ गई है, फीमर। शोल्डर बोन को क्या कहते हैं, देखिए कौन बताएगा। कंधे की हड्डी को क्या कहते हैं, कौन बताएगा। ये बच्चे सेशन भी शेयर नहीं कर रहे हैं। कंधे की हड्डी को क्या कहते हैं, कौन बताएगा, बताओ फटाफट से। कंधे की हड्डी को कौन क्या कहते हैं। कंधे की हड्डी, पहली बात तो आपकी गर्डल्स होती है यानी कि मेखलाएं। आपके पास 2 मेखलाएं हैं जिसे हम स्कैपुला कह रहे हैं। 2 स्कैपुला है हमारे पास में और 2 ही हमारे पास कॉलर बोन है। तो वी हैव 2 स्कैपुला एंड 2 कॉलर बोन। ये वाली चीज भी आप लोगों को समझनी है, ध्यान रखनी है, विचारनी है और कह दो एक बार सारे के सारे की दीदी बात समझ में आ गई है। चलो जी चलो फटाफट से कह दो, है ना कि हाँ जी मैडम बात तो समझ में आ ही गई है। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है मानव शरीर में मौजूद सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है ना। तो विच इज द हार्डेस्ट सबस्टेंस प्रेजेंट इन द ह्यूमन बॉडी। तो मानव शरीर में सबसे कठोर पदार्थ कौन सा होता है, तो आप लोगों का स्कल बोन, नी कैप, टूथ, एनेमल। तो इनेमल होगा क्योंकि जब आप अस्थि विसर्जित कर रहे हैं तो आपने देखा जब अंतिम संस्कार भी हो रहा है तो अंतिम संस्कार में एक्चुअली में हुआ क्या, तो अंतिम संस्कार के अंदर आपका इनेमल टूट नहीं रहा है, आपका इनेमल जल नहीं रहा है। इनेमल इसीलिए नहीं जल रहा है क्योंकि वो हार्ड है। लाइव नहीं चल पा रहा है, क्या करे समझ नहीं आ रहा। मेरा लाइव क्लास लाइव ही तो चल रहा है, संगीता जी, संगीत है या फिर संगीता है, लाइव ही चल रहा है। आप लाइव देख रहे हो, आप लाइव कमेंट कर रहे हो, फिर कैसे लाइव चलेगा और बताओ जरा। अच्छा, नाखून का, उंगली का नाखून सबसे वो नहीं होता। आपके नाखून और बाल को जब जलाते हो तो सेम स्मेल आती है ना। यानी कि आपके बालों के अंदर भी केराटिन प्रोटीन होता है और आपके नाखूनों के अंदर भी केराटिन प्रोटीन होता है। फिर हम बात करें खोपड़ी की हड्डियां 8 होती हैं, लेकिन इनका जॉइंट जो है वो जिगजैग फॉर्म में होता है जो बहुत ही हार्ड होता है। नी कैप के बारे में हमने देख ही लिया, यहाँ पर डी जो है वो करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि मानव शरीर में पाए जाने वाली वह एकमात्र पेशी कौन सी है जो दोनों सिरों पर जुड़ी नहीं होती। विच इज द ओनली मसल्स इन द ह्यूमन बॉडी दैट इज नॉट अटैच्ड एट द बोथ एंड। बताओ देखें, दांत भी नहीं जलता है, यही तो कह रही हूं कि दांत नहीं जलता है ना। यही तो कहा कि दांत के ऊपर जो इनेमल है वो नहीं जलता है। बताओ देखिए फटाफट से। चंद्रशेखर कल की क्लास में मिल जाएंगे बेटा। मैंने क्या बोल दिया, मैंने ये बोला क्या कि दांत जल जाते हैं। मैंने ये बोला क्या तुमको कि दांत जल जाते हैं? आई डोंट थिंक सो। ये बोल दिया क्या? मैं तो ये कह रही हूं ना कि दांत नहीं जलते, अंतिम संस्कार करवाते हैं तब। कुछ और बोल दिया क्या? बताना जरा। यही बोला होगा ना कि इनेमल नहीं जलती। इनेमल इसलिए नहीं जलती, दांत इसलिए नहीं जलते क्योंकि इनेमल होती है। जीभ बोल दिया क्या? नहीं नहीं, क्या बोला था? यही बोला था ना, दांत नहीं जलते क्योंकि दांत के ऊपर इनेमल है। चलो कोई बात नहीं, समझ गए ना तुम। ये लो, कई बच्चे कह रहे हैं पहली बार देख रहे हैं। ये क्वेश्चन कैसे पहली बार देख सकते हो? विच इज द ओनली मसल्स इन द ह्यूमन बॉडी दैट नॉट अटैच्ड एट द बोथ एंड। सो हियर वी कैन से कि बी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। बी विल बी द वेरी राइट आंसर। मानव शरीर में पाए जाने वाली सबसे बड़ी ज्वाइंट कौन सा है? सबसे बड़ा ज्वाइंट जो है वो मानव शरीर के अंदर पाए जाने वाला कौन सा है? ठीक है ना, चलो बताओ फटाफट से क्या हो जाएगा। हाँ मैम आपने सही बोला है। अच्छा ठीक है जी, ठीक है। पर सेशन शेयर कर दो भाई प्लीज, एक बार सेशन जरूर शेयर कर दोगे तो अच्छा रहेगा, है ना। चलो आगे क्या कहा जा रहा है कि मानव शरीर में पाए जाने वाली सबसे बड़ी संधि कौन सी है? आप लोगों ने पेल्विक संधि जो पेल्विक एरिया में होती है, पहली चीज तो ये सबसे बड़ी नहीं है ना। अब हम बात कर रहे हैं सर्वाइकल, तो ये भी नहीं होगी यहाँ पर।
फिर हम बात करें नी जॉइंट या फिर आपका शोल्डर जॉइंट। तो अगर हम बात करें सबसे बड़ी जॉइंट और सबसे बड़ा जॉइंट की हम बात करते हैं, सो हियर वी कैन से गाइस देन बी विल बी द वेरी राइट आंसर। बी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखो शोल्डर बोन का भी ये है ना बड़ा अच्छा सा है, ये आपकी हायोइड होती है ना, और यहाँ से आपका एक कॉलर बोन निकला है ये, और यहाँ से आपका कॉलर बोन निकला है एक ये, ठीक है। ये कॉलर बोन आगे इधर कंधे की हड्डी से जुड़ा हुआ है जिसे हम स्कैपुला कहते हैं, और यहाँ से इन्होंने क्या बनाया है, सॉकेट बनाया मिलाकर, यहाँ से इन्होंने मिलाकर सॉकेट बनाया। ये सॉकेट पर यहाँ पर आपकी ह्यूमरस जो है ये जुड़ी हुई है, और इस सॉकेट से आपकी ह्यूमरस ये जुड़ी हुई है। ये आप लोगों का शोल्डर जॉइंट होता है जिसे बॉल एंड सॉकेट जॉइंट कहते हैं। यहाँ पे तो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट होता ही होता है, और इसके अलावा ये बॉल एंड सॉकेट जॉइंट आपके हिप बोन और आपके फीमर के साथ भी होता है, ये भी हमें ध्यान रखना है। अच्छा, इसके अलावा एक और चीज कि यहाँ पर आप लोगों की स्टर्नम होती है, स्टर्नम जिसे चेस्ट बोन कहते हैं, और इसी चेस्ट बोन के आगे की तरफ अगर आप जाओगे, आगे की तरफ बोल रही हूँ तो ये पीछे से निकला आगे आके ये आपकी जो है वो रिब्स आगे की तरफ आपकी इससे रिब्स जुड़ी होती हैं। क्या जुड़ी होती हैं, ऐसे रिब्स जुड़ी होती हैं। तो ये वाली चीज भी आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। तो इस तरीके से हमारा पूरा पंजर बना होता है ना। समझ आ रही है बात कि नहीं आ रही है, बताओ जरा फटाफट से। चलिए, तो एक वयस्क मनुष्य के अंदर हड्डियों की संख्या, तुमने कितनी हड्डियां तुड़वाई हैं अपनी? तुड़वाई होंगी तो 206 से ज्यादा होंगी, अगर नहीं तुड़वाई हैं तो फिर 206 होंगी, है ना। अडल्ट्स के अंदर 206 होती हैं, बच्चों के अंदर ये हड्डियां जो है वो वैसे तो ओरिजिनलिटी में तो 275 टू 78 होती हैं, लेकिन आपको लिखा रखा है कहाँ पर, आपके बुक में ये लिखा हुआ है कि 300 से 306। तो क्या बच्चों के अंदर 100 हड्डी एक्स्ट्रा होती है? बच्चों के अंदर हड्डियां एक्स्ट्रा नहीं होती हैं, वो पहले जो है वो सेगमेंट में होती हैं, और जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है वैसे वैसे वो हड्डियां जुड़ती चली जाती हैं। बचपन में ही बच्चे को जिम्नास्टिक वगैरह चीजों में डाल दिया, क्योंकि हड्डियां ज्यादा तो बंदा मोर फ्लेक्सिबल, इसलिए छोटे बच्चे ज्यादा फ्लेक्सिबल होते हैं कंपैरेटिवली बड़े लोगों के। समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, बताओ देखिए फटाफट से, चलो जल्दी से बताओ। तो इस तरह से ये सारी चीजें रहती हैं। पेड क्लास कल से होगी, शाम को 6 बजे होगी, डेफिनेटली होगी, ठीक है ना। ये वाली चीज हमें ध्यान यहाँ पर रखनी है। दिए गए विकल्पों में से अस्थि और मानव शरीर के संबंधित भाग के गलत युग्म का चयन करना है। द सेलेक्ट द इनकरेक्ट पेयर ऑफ बोन एंड इट्स एसोसिएटेड बॉडी पार्ट फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। तो आपसे बोला जा रहा है कि कौन सा गलत ऑप्शन लिखा हुआ है। अल्ना, रेडियस अल्ना आपके हाथ में होती है, जी हाँ बिल्कुल, रेडियस अल्ना तो हाथ में ही होती है। फिर कह रहे हैं व्रिस्ट नेक में होती है, व्रिस्ट नेक में कहाँ से होगी भाई, मैक्सिला जॉ के अंदर होता है, पेटेला लेग में होता है, बिल्कुल सही बात है, लेकिन व्रिस्ट जो है वो नेक में नहीं होती। सो दैट्स व्हाई वी कैन से कि सी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। नीलेश है, रोस्ट है, कृष्णा है और बाकी सारे लोग हैं, ठीक है। सो हेयर वी कैन से गाइस कि सी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत, कोई शक, कोई तकलीफ, कोई परेशानी, कोई रुकावट नहीं होनी चाहिए, ठीक है। आगे देखिए, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी आपके कान के अंदर, क्योंकि कान जो आप लोगों को आउटर ईयर दिखाई दे रहा है ये तो कार्टिलेज का बना हुआ है, ये तो कार्टिलेज का बना हुआ है, लेकिन जो आपका इनर ईयर है इसके अंदर जब हम जाएंगे तो यहाँ पर मैलियस, इनकस और स्टेपिस, और स्टेपिस सबसे छोटी हड्डी होती है, मैलियस और इनकस नहीं। ह्यूमरस हाथ में होती है और फीमर पैर में होती है। हाथ की पहली हड्डी ह्यूमरस है और पैर की पहली हड्डी फीमर है। और कह दो सारे के सारे की दीदी बात समझ में आ गई। और तुम ये सारे बच्चे मुझे एक बात बताओ कि तुम 3:30 बजे बाद में क्यों आते हो, हैं? इतना धोखा तुम कैसे कर पाते हो, मुझे ये बता दो एक बार कि दीदी ये बात है इसलिए हम लेट आते हैं। विच ऑफ द स्मॉलेस्ट बोन इन द ह्यूमन बॉडी? हिप बोन। हिप बोन के अंदर जो है वो क्या क्या होते हैं, है ना, इलियम, इस्चियम और प्यूबिस। आपके हिप बोन के 3 पार्ट होते हैं, ये भी याद रखना, अभी कल परसों ही पढ़ाया था, इलियम, है ना, इस्चियम और प्यूबिस, ठीक है। तो ये भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, इलियम, इस्चियम और प्यूबिस, ये 3 पार्ट होते हैं आप लोगों के जो कि आपके हिप बोन के होते हैं। रिब्स के अंदर हमारे पास 24 पेयर हैं, है ना, ये 24 जो बोन है और 12 पेयर हैं, ये भी हमें समझ में आनी चाहिए बात। फिर हम कह रहे हैं स्टेपिस, और फिर हम कह रहे हैं यहाँ पर स्टेपिस जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि स्मॉलेस्ट बोन के बारे में बात कर रहे हैं। कहो कि दीदी बात समझ में आ गई है, कौनो दिक्कत ना ही है। चलो अगला क्वेश्चन है कि विच हार्मोन, है ना, स्टिमुलेट्स यूरेटिन कॉन्ट्रैक्शन एंड द सर्वाइकल डायलेशन। आपसे बोला जा रहा है कौन सा हार्मोन। अब जैसे जब डिलीवरी का पीरियड पास में आता है ना, जब डिलीवरी की प्रक्रिया पास में आती है तो जनरली क्या होता है ना, पेरिस्टाइटल मूवमेंट होता है। पेरिस्टाइटल मूवमेंट का मतलब है कि आपका गर्भाशय तो 9 महीने तक, क्या 9 महीने से ज्यादा भी बच्चे को रख लेगा, गर्भाशय का मन ही नहीं होता बच्चे को बॉडी से बाहर निकालने का,
जब प्रेगनेंसी के 9 महीने पूरे हो जाते हैं तो आपके ब्रेन से, पिट्यूटरी ग्लैंड से 2 मैसेजर आते हैं, एक का नाम है प्रोलैक्टिन, एक का नाम होता है ऑक्सीटोसिन। तो प्रोलैक्टिन पहले तो बॉडी देखती है यार ये यूट्रस खुद ही भेज दे बच्चे को, अब ये यूट्रस तो भेजने का मन ही नहीं है यूट्रस का, इसलिए फिर ब्रेन को इंटरफेयर करना पड़ता है। ब्रेन प्रोलैक्टिन और ऑक्सीटोसिन को भेजता है कि इसको बोलो कि इट्स राइट टाइम, अब बॉडी से बच्चे को बाहर निकालो, है ना। बाकी ऑर्गन्स पे भी दबाव पड़ रहा है भाई, लीवर भी पिचक गया है, छोटी आंतें भी पिचक गई हैं, बहुत चीजें पिचक जाती हैं क्योंकि अब यूट्रस का साइज इंक्रीज हो चुका है। तो इस केस में जब प्रोलैक्टिन और ये जाते हैं ऑक्सीटोसिन, तो वो कहते हैं कि भाई मेरे अब तो तू जो है वो छोड़ इसको, ये तो बहुत ज्यादा जरूरी है। तो फिर क्या करेगा, जैसे ही वो आता है प्रोलैक्टिन आता है, बेचारा यूट्रस बड़ा दुखी हो जाता है, रोता है, फिर वो पेरिस्टाइटल मूवमेंट करेगा। जैसे ही वो प्रकमानुकुंचन गति, संकुचन शिथिलन, संकुचन शिथिलन, संकुचन शिथिलन स्टार्ट करता है, वैसे ही जो है वो बेसिकली क्या होगा, जितना भी ब्लड है, जितनी भी चीजें हैं, वो रास्ता ओपन होगा, ठीक है। और इसके कारण तो पेरिस्टाइटल मूवमेंट वगैरह आ रहे हैं, वो सारे के सारे आपके किसके कारण आ रहे हैं, वो आपके जो है वो ऑक्सीटोसिन। अब यहाँ पर प्रोलैक्टिन नहीं दे रखा है तो हम लोग फिर ऑक्सीटोसिन का आंसर करेंगे। ऑक्सीटोसिन को लव हार्मोन भी कहते हैं, ये वाली चीज भी आप लोग ध्यान रखिएगा। क्या कहते हैं बच्चे, लव हार्मोन भी कहते हैं। और लव हार्मोन के अलावा अगर मैं बात करूं तो इसे हम लोग बर्थ हार्मोन के नाम से भी जानते हैं। लव हार्मोन और बर्थ हार्मोन दोनों के नाम से हम लोग इसे जानते हैं। और सारे के सारे बच्चे कह दो कि दीदी बात समझ में आ गई, सारे बच्चे कह दो कि दीदी बात समझ में आ गई। प्रोजेस्टेरोन फीमेल रिप्रोडक्टिव हार्मोन है। जब मेंस्ट्रुअल साइकिल को रोकने की बात होती है, जब जो है वो बेसिकली मेंस्ट्रुअल साइकिल आ रही होती है ना, तो प्रोजेस्टेरोन इंक्रीज होता है ताकि इस टाइम प्रेगनेंसी कंसीव नहीं कर सकते। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो जितनी भी कॉन्ट्रासेप्टिक पिल्स होती है ना, वो भी जो है वो प्रोजेस्टेरोन उसके अंदर होता है ताकि वो प्रेगनेंसी कंसीव ना कर पाए, ठीक है। तो ये वाली चीज ध्यान रखनी है। एडीएच को वैसोप्रेसिन भी कहते हैं और एंटी डायूरेटिक हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है। कह दो कि दीदी बात समझ में आ गई। और ये बच्चे जो सेशन शेयर नहीं कर रहे ना, दिस इज वेरी बैड, ठीक है। क्लास लिए हैं 5 से स्टार्ट दिखा रहा है बट चल नहीं रहा, ठीक है। संगीता एक काम करना, कमेंट सेक्शन में मैसेज कर देना, मैं एक बार टीम से पूछ लूंगी कि क्यों नहीं दिखा रहा ये मेमोरी बूस्टर बैच, ठीक है। समझे कि नहीं समझे हो? अच्छा फिर कह रही हूँ ऑक्सीटोसिन को कह रहे हैं ऑक्सीटोसिन इज अ लाइक सपोर्टर, है ना। या फिर आप ये कह दो ऑक्सीटोसिन इज अ हेल्पर ऑफ प्रोलैक्टिन। मेन का किया धरा प्रोलैक्टिन का है, लेकिन हेल्पर कौन है आपका, ऑक्सीटोसिन है, ये समझना है हम लोगों को। फिर हम कह रहे हैं ग्लैंड जो हाइपोथैलेमस से एक पतले डंडे से लटकी होती है, सबको पता है, विच इज पिट्यूटरी ग्लैंड। इट इज अ मास्टर ग्लैंड और इसको कहते हैं मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड, क्योंकि ये मास्टर ग्लैंड पे कंट्रोल करता है। डोपामीन हार्मोन हो गया। अब देखो ऐसा था कि हार्मोन्स तो हाइपोथैलेमस ने कुछ हार्मोन जैसे प्रोलैक्टिन और ऑक्सीटोसिन की भी बात करती हूँ कि निकाल तो हाइपोथैलेमस रहा था, है ना, लेकिन फिर पिट्यूटरी ग्लैंड को दे दिया गया कि अब ये बताया जाए कि पिट्यूटरी ग्लैंड ही इसका सिक्रेशन कर रही है। ऐसे भी काफी सारे हार्मोन्स होते हैं, है ना। तो पिट्यूटरी ग्लैंड यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत सारे हार्मोन्स जो कि बताए गए हैं कि पिट्यूटरी ग्लैंड स्रावित कर रही है, लेकिन उसका जो मेन ओरिजिन है वो हाइपोथैलेमस से है। वो बहुत ज्यादा बढ़िया भयंकर वाली प्रोसेस है। तो अगर सीधी भाषा में बोलते हैं तो फिर कह देते हैं कि भाई साहब पिट्यूटरी ग्लैंड ने इसका सिक्रेशन किया है, बाकी इसकी मदद हाइपोथैलेमस पूरी करता है इस काम के अंदर। समझ रहे हो बउआ कि नहीं समझ रहे हो? बताओ देखिए फटाफट से। और जो लोग बच्चे ना सेशन शेयर नहीं करते हैं, समय पे नहीं आते हैं, फिर क्या मतलब है बताओ, है। रिपब्लिक डे के दिन भी अपन आते हैं, अपन सोचते हैं कि नहीं पढ़ाते हैं बच्चों को, और फिर बच्चे आ ही नहीं रहे। दिस इज वेरी बैड, हाँ, वेरी बैड, नॉट फेयर। अब बात कर रहे हैं कि निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सी ग्रंथि मानव शरीर में एक अंतः स्रावी ग्रंथि है। विच ऑफ द फॉलोइंग द ग्लैंड इज एंड द एंडोक्राइन ग्लैंड इन द ह्यूमन बॉडी। तो एंडोक्राइन ग्लैंड की बात कर रहे हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड होगी क्या? अंतःस्रावी सलाइवरी ग्लैंड हो सकती है क्या? एंडोक्राइन ग्लैंड की बात करें, अंतःस्रावी, व्हाट अबाउट, बताओ देखिए। अंतःस्रावी की अगर मैं बात करती हूँ तो अंतःस्रावी ग्लैंड कौन सी होगी? पिट्यूटरी, सलाइवरी, पिट्यूटरी कौन सी रहेगी? अंतःस्रावी बोली है और एक ही है ना, तो पिट्यूटरी हो जाएगी, क्योंकि सलाइवरी ग्लैंड तो एक्सोक्राइन होती हैं। एक्सोक्राइन हमेशा एंजाइम निकालेंगे और एंडोक्राइन हमेशा हार्मोन्स का सिक्रेशन करती हैं। कंचन है, विपिन है, रंजीत है, नीलेश है, सागर है और बाकी सारे लोग। निम्नलिखित में से कौन सी इंसुलिन हार्मोन का उत्पादन करती है? इंसुलिन के उत्पादन की अगर हम बात करते हैं तो इंसुलिन का उत्पादन पैंक्रियाज करेगा क्या? एग्जैक्टली पैंक्रियाज करेगा, जस्ट बिकॉज वी नो वेरी वेल द पैंक्रियाज इज अ मिक्स ग्लैंड, है ना। इसके पास एंडोक्राइन सेल भी होती है और एक्सोक्राइन सेल भी होती है। एंडो और एक्सोक्राइन सेल दोनों मिलकर जो है वो पीनियल ग्लैंड पैंक्रियाज का जो है वो फॉर्मेशन कर रही हैं।
एड्रिनल ग्लैंड तो आपके पास में आपको पता है कि भाई एड्रीनलिन हार्मोन होगा, कॉर्टिसोल हार्मोन होगा, एल्डोस्टेरॉन हार्मोन होगा, है ना। थाइमस ग्लैंड आपके इम्यूनिटी को देख रहा है अगर आप बच्चे हैं तो, और पैराथायरॉयड थायराइड के फंक्शंस पे कंट्रोल करने का काम करता है कि किसी दिन अगर थायराइड गड़बड़ाई तो फिर पैराथायरॉयड है सपोर्टिंग सिस्टम के लिए। एक्चुअली में तो ऐसा है कि जो काम थायराइड ग्लैंड एक्सेस में कर लेगी उसको कंट्रोल करने का काम आपका पैराथायरॉयड कह रहा है, यानी कि थायराइड अगर जाना चाह रही है बहुत आगे तो पैराथायरॉयड उसको पकड़ के खींच लेगा। दोनों एक दूसरे के अपोजिट काम कर रही होती हैं, ठीक है ना। चलिए फिजिक्स का क्वेश्चंस कल की क्लास में लेकर आऊंगी, पक्का कंफर्मली फिजिक्स के क्वेश्चन कल की क्लास में लेकर आऊंगी। इनमें से कौन सा हार्मोन जो है वो रक्त में शर्करा की मात्रा को कंट्रोल करता है? भैया देखो ऐसा है कि इंसुलिन होता है जो ब्लड ग्लूकोज को कंट्रोल करने का काम करता है, ये वाली चीज हमको ध्यान रखनी है ना। क्या यहाँ पर करेक्ट आंसर और सही जवाब रहेगा, फटाफट से बताइए। हम आपसे कह रहे हैं कि कौन एक माइक्रोफोन परिवर्तित करता है, मतलब माइक्रोफोन को परिवर्तित करता है, माइक्रोफोन किसको किस में कन्वर्ट करता है, ये आप लोगों से यहाँ पर पूछा जा रहा है। बताओ देखिए, तो माइक्रोफोन जो है वो परिवर्तित करता है यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में, ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, या फिर उपरोक्त में से अधिक। चलिए बताइए। ऑफिशियल शेखर है, हर्ष है, और ये है बहुत सारे लोग। चलो आंसर करो, क्या यहाँ पर सही जवाब रहेगा? तो माइक्रोफोन जो होता है वो किसको किस में कन्वर्ट करता है, ये आप लोगों से पूछा जा रहा है। गुड आफ्टरनून टू अगेन ऑल ऑफ यू, शिवा, हिमांशु और बाकी सारे लोग। तो भाई मतलब इस क्वेश्चन को पढ़ाते पढ़ाते, इतनी बार पढ़ाते पढ़ाते भी ये क्वेश्चन जो है वो हम लोग गलत कर देते हैं, पता नहीं कैसे और क्यों। आप लोगों को बोला है ध्वनि ऊर्जा को जो है माइक्रोफोन हमेशा किसके अंदर कन्वर्ट करता है, विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है, ये आपको ध्यान रखना है। माइक्रोफोन जो है वो बेसिकली क्या है, एक प्रकार का ट्रांसड्यूसर जो है वो बेसिकली उपकरण होता है, ये हमको यहाँ पर ध्यान रखना है। और ये आप लोगों को अभी बताया है कि भाई ये एक रूप से दूसरे रूप में कन्वर्ट करने का काम करता है। जो ध्वनि जा रही है उसको वो विद्युत में कन्वर्ट करेगा, फिर वहां पर कुछ डिवाइस होगी जो विद्युत को वापस से ध्वनि के अंदर कन्वर्ट करेगी। समझ आया कि नहीं आई? आ गई क्या बात समझ में? इस तरह से जो है ये काम करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि क्या यहाँ पर कहा जा रहा है। अब आंसर कीजिएगा। अब प्लीज गलती मत करो, अब इन क्वेश्चंस को तो गलती नहीं ही करेंगे। हैप्पी जी समझे कि नहीं समझे हैं? ठीक है, बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते। हर स्टेट एग्जाम के लिए आप अप्लाई कर सकते हो, है ना। तो डेफिनेटली अगर पढ़ने की बहुत अच्छे से पीसीएस एग्जाम्स क्रिएट करना है तो डेफिनेटली कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए आगे देखिए क्या कहा जा रहा है। संदीप, इफ अ शिप, अब एक जहाज है जो कि मूव कर रहा है ताजे पानी के अंदर, ताजे पानी यानी कि नदी के अंदर, आप ऐसा समझो। तो जहाज ताजे पानी, अच्छा ताजे पानी से समुद्र की ओर मूव कर रहा है, यानी कि खारे पानी के अंदर मूव कर रहा है। खारे पानी है तो नमक ज्यादा है, नमक ज्यादा है सांद्रता ज्यादा, सांद्रता ज्यादा घनत्व ज्यादा। समझ में आ गई? अब घनत्व ज्यादा तो तुम्हारा घनत्व कंपैरेटिवली कम होगा, तुम्हारा घनत्व कम होगा तो तुम डूबने से बच जाओगे। सीधी सिंपल सी बात है, कोई भी चीज अगर डूबेगी तो अगर समुद्र में जाएगी तो वो ऊपर उठेगी, ऐसे समझो ना तुम लोग। अब है ना, सीधी सिंपल सी बात है, खारा पानी तो नमक ज्यादा, नमक ज्यादा तो घनत्व सांद्रता ज्यादा, सांद्रता ज्यादा तो घनत्व ज्यादा। तो अगर समुद्र के पानी का घनत्व ज्यादा है तो बाकियों का घनत्व कम होगा एज कंपैरेटिवली नदी। यानी कि जहाज अगर नदी में है तो वो डूबा हुआ है, लेकिन समुद्र में आ रहा है तो वो ऊपर की ओर उठ जाता है। समझे कि नहीं समझे हो? तो ये हमको यहाँ पर ध्यान रखना। इसीलिए अगर किसी को स्विमिंग सीखनी हो तो सीधा समुद्र में कूद जाओ भाई, कूद मत जाना, क्योंकि नीरज में हमने कहा था अपने आप तिर जाओगे। अपने आप नहीं तिरोगे, आसान होगा, पर किसी की मदद, किसी की उपस्थिति के अंदर ही इतना बड़ा कदम उठाना, अदरवाइज तो हो जाएगा तुम्हारा भी सत्य। ठीक है, चलो आगे देखो क्या यहाँ पर कहा जा रहा है। हम कह रहे हैं रडार। अब कहते हैं भाई रडार, अभी ना हाल ही में एक तो कोई तो स्पेस जैन करके मूवी आई है, शायद कोई वेब सीरीज है शायद, और वो मिशन मंगल मतलब चंद्रयान 3 के ऊपर बनाई गई है, समझ रहे हो। और चंद्रयान 2 कैसे अपना जो है वो डिस्ट्रॉय हुआ था, और वो सारी कहानी है। मैं कहती हूँ ना कि जब जब ज्ञान चाहिए ना अगर आपको, तो आप कहीं से भी ले सकते हैं, ठीक है ना। माइक तो बिल्कुल सही है, माइक में कोई दिक्कत नहीं है। किसी को माइक में कोई प्रॉब्लम हो रही है तो बताओ जरा कि दीदी माइक में कोई प्रॉब्लम हो रही है। तो जहाँ से भी आपको नॉलेज मिले, अगर आपको चंद्रमा स्पेस के बारे में जानना है, रडार के बारे में और रोवर के बारे में जानना है, प्रज्ञान के बारे में जानना है ना, और विक्रम के बारे में जानना है, ये सब चंद्रयान 3 के पार्ट्स से पता हो तो, रोवर था, प्रज्ञान था, विक्रम था, मतलब ऐसी चीज़ों को देखो जिनसे एक्चुअली में नॉलेज बढ़े, है ना। तो आपको पता लगेगा कि क्या हुआ था चंद्रयान 2 के साथ में, क्या हुआ था चंद्रयान 3 के साथ में,
है ना, एक मिशन मंगल मूवी है, ये सब आपको स्पेस टेक्नोलॉजी के बारे में बहुत अच्छे से नॉलेज देती है। ठीक है, चलिए अब देखो हम लोग यहाँ पे क्या कह रहे हैं, हम कह रहे हैं रडार। तो सबको पता है भाई रडार का फुल फॉर्म रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग है, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है, ये सबका सही हो जाएगा। अच्छा, रडार के अंदर हम लोग क्या क्या यूज करते हैं? रडार के अंदर ट्रांसमीटर होता है, रिसीवर होता है, एंटीना होता है, वेब गाइड होता है, डुप्लेक्सर होता है ना। इसके अलावा अगर हम बात करें तो इसके अंदर डुप्लेक्सर हो गया, है ना। चलो अच्छा, इसके अलावा आप लोगों को बता दूं रडार कहाँ कहाँ पर काम आ रहा है। रडार की जो है वो बेसिकली कितने हर्ट्ज से कितने हर्ट्ज तक में काम करती हैं, सब चीजें बता देती हूँ। रडार का मतलब तो आप लोगों को पता है कि रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग होता है, और ये विद्युत चुंबकीय प्रणाली है, ये भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। अब हम कह रहे हैं कि अंतरिक्ष में ऊर्जा प्रसारित करके और प्रतिध्वनि करते हैं, तो उससे पता लगता है आमतौर पर इसका जो वेवलेंथ माइक्रोवेव क्षेत्र में काम करता है। ये पहली चीज तो आपको ये ध्यान रखना, बिल्कुल माइक्रोवेव रेंज में काम करेगी, और इसको ट्रेवल करने के लिए किसी माध्यम की जरूरत नहीं है, इसलिए डेफिनेटली ये विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम है ना। समझे कि नहीं समझे? अब इसके बाद में हम नेक्स्ट चीज की बात करते हैं कि भाई इसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो कितनी होती है, क्या पता पूछ ले। तो 400 मेगाहर्ट्ज से 40 गीगाहर्ट्ज तक होती हैं, 400 मेगाहर्ट्ज से 40, है ना। समझ आया कि नहीं आया? ये वाली चीज आपको ध्यान रखनी है। रडार एक चुंबकीय जो है वो सेंसर भी है, जो निश्चित दूरी पर उपस्थित विभिन्न वस्तुओं को की फ्रीक्वेंसी को पहचानता है, और फिर उससे बताता है कि कोई वस्तु किस डायरेक्शन में है, कितनी देर के अंदर हमारी तरफ गति कर रही है, ये सारी चीजें फिर वो बताता है। समझे कि नहीं समझे हो? साधना वर्मा, ठीक है, साहिबा भी यहाँ पर है ना। चलो जी, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन हमसे क्या पूछा जा रहा है। द अमाउंट ऑफ लाइट, है ना, एंटरिंग द ह्यूमन आई इज कंट्रोल्ड बाय। तो मानव की आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को निर्धारित किया जाता है। अब किससे निर्धारित किया जाता है ये आप लोगों को बताना है। चलो जी चलो, अब आप ये ना सोचें कि इतना बड़ा सवाल, और यहाँ पे शिष्य नहीं है, ये प्यूपिल है, पुतली जिसे हम लोग कहते हैं, है ना। तो पुतली है यहाँ पे, तो हम लोग यहाँ पे करेंगे क्या पुतली ऐसा करती है, क्या आइरिस ऐसा करती है। कॉर्निया के बारे में सोचना भी मत, कॉर्निया ऐसा कदापि भी नहीं करती है। तो वी ऑल नो वेरी वेल भैया, आइरिस यहाँ पर जो है ये काम करेंगी। आप जैसे ही अपनी आंखों में प्रकाश डालते हैं, आपकी आइरिस ज्यादा कम बड़ी छोटी सब वो मैनेज कर लेती हैं। ठीक है, चलिए ओके, आगे देखिए क्या कहा जा रहा है। शॉर्ट सर्किट के समय विद्युत परिपथ में धारा। कितने लोगों ने शॉर्ट सर्किट अपनी जिंदगी में कभी ना कभी एक्सपीरियंस किया है? बताओ जरा, कितने लोगों ने शॉर्ट सर्किट अपनी जिंदगी में कभी ना कभी एक्सपीरियंस किया है कि भैया जैसे ही लाइट ओवर हो गई, ओवर वोल्टेज आ गए, हमारे घर के इक्विपमेंट्स फूक गए हैं, ब्लास्ट हो गए। कई बार शॉर्ट सर्किट इतना भयंकर होता है, आग वाग भी लग जाती है। ये सारी चीजें आप लोगों ने कॉमनली देखी होगी। पर आप मुझे ये बताओ कि शॉर्ट सर्किट जब होता है तो क्या वाकई में धारा जो है वो बंद हो जाती है? सोचो कि अगर शॉर्ट सर्किट होता और धारा अगर बंद होती तो फिर तो आग लगने, करंट लगने का कोई टेंशन ही नहीं था। आप कैसे कह सकते हो कि धारा शून्य हो जाती है? हैं, शॉर्ट सर्किट लगने के समय बोला है मूर्खों, आपको ये नहीं बोला, ठीक है ना, कि भैया शॉर्ट सर्किट लगने के बाद क्या हुआ। सब शॉर्ट सर्किट लग गया वग गया, उसके बाद की बात अलग है, बट शॉर्ट सर्किट लगा ही तब ना जब धारा तेज है। बताओ देखिए फटाफट से, बताओ देखिए फटाफट से। तो हम लोग कह रहे हैं तेजी से बढ़ता है क्या? हाँ बिल्कुल बढ़ता है, वही रहता है वाला कोई लॉजिक नहीं है, बढ़ता है ये, ठीक है ना। चलिए शेखर खान जी पढ़ लीजिए, शाकिर है, ओके, हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी। आगे देखो क्या यहाँ पर कहा जा रहा है, शॉर्ट सर्किट के समय बहुत तेजी से बढ़ता है। अच्छा, शॉर्ट सर्किट के समय अगर मैं आपसे पूछूं कि धारा बहुत ज्यादा बढ़ रही है, यानी कि हम कह देंगे भैया प्रतिरोध कम हो गया। हो गया क्या प्रतिरोध कम? चलो हैप्पी। और बाकी लोग सेशन जरूर से शेयर करना है, लाइक करना है। अगर आप सेशन लाइक और शेयर नहीं कर रहे हैं तो फिर काम गड़बड़ हो जाएगा अपना, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है ना। ओके जी, ओके रुपेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम कह रहे हैं व्हाट टाइप ऑफ वेव आर लाइट वेव। प्रकाश तरंग जो है वो किस प्रकार की तरंग होती हैं? तो प्रकाश तरंग सेंटर जो है वो ट्रांसफर वेव होती है क्या? अब लाइट को अगर ट्रैवल करवाते हैं तो लाइट ऐसे नहीं कहती, लाइट ऐसे कहती है मुझे किसी के साथ जाने की जरूरत नहीं है, मैं अकेली चली जाऊंगी, मेरे को किसी माध्यम की जरूरत नहीं है, ना मुझे सॉलिड की जरूरत है, ना मुझे लिक्विड की जरूरत है, और ना ही मुझे गैस की जरूरत है, ऐसा कहती है लाइट। तो सॉलिड लिक्विड गैस की जब लाइट को जरूरत ही नहीं है तो क्यों फालतू अपना दिमाग लगाना। हम लोग यहाँ पे कह रहे हैं कि प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंग है? ट्रांसफर
लॉन्गिट्यूडनल या फिर बोथ। तो बोथ करने वाले बच्चे हर बार मिलते हैं, हर बार ये प्रश्न जब जब पढ़ाती हूँ ना तब बच्चे मैक्सिमम कह देंगे बोथ। भाई तुम लड़का और लड़की एक हो सकते हो क्या? नहीं हो सकते भाई, या तो आप गलती ही करोगे या फिर आप सही होगे, आप सही और गलत एक साथ नहीं हो सकते हो ना। तो फिर आप यहाँ पर कह रहे हैं, है ना, आप यहाँ पर कह रहे हैं कि भैया लाइट, अब लाइट कह रही है कि मुझे किसी के साथ जरूरत नहीं है जाने की, तो लाइट को मीडियम की जरूरत नहीं है। और लाइट आपको पता है ना ट्रांसफर हो जाती है एक पार्ट से दूसरे पार्ट की तरफ, एक मीडियम से दूसरे, तो बेसिकली अनुप्रस्थ है। हिंदी वालों के लिए बहुत आसान है, प से प्रकाश और प से प्रस्थ ध्यान रख सकते हो, आपका काम तो यही हो गया, ठीक है ना। समझ आए? एक तारक काय होता है और एक तारक केंद्र होता है। जब कोशिका विभाजन होती है तो गुणसूत्र दो पोल पर चले जाते हैं, तो वो तारक काय होता है उस वक्त, और उसी का ही एक केंद्र जो बनता है उसे हम तारक केंद्र कह देते हैं। उसके अंदर जो केंद्र है उसको तारक केंद्र कह देते हैं, है ना, जिसे हम सेंट्रोसोम और सेंट्रोमियर के नाम से जानते हैं। ये स्टेज हमारी कोशिका के अंदर शिवा तब बनती है जब सेल डिवीजन होता है, जब 46 गुणसूत्र जो है वो डिवाइड होते हैं और इस तरीके से जो है वो दोनों किनारों पर कोशिका के चले जाते हैं। बताओ, देखिए फटाफट से बोलो, समझे हो कि नहीं समझे हो? आ गई बात समझ में? और हिंदी वालों के लिए ध्वनि तरंग का भी बहुत अच्छा तरीका है। ये देखो, ये ध्वनि तरंग है, आधा ध और ये रहा आधा ध, है ना, तो ऐसे भी आप याद कर सकते हो। बूझे। चलो आगे देखते हैं भाई, आगे क्या कहा जा रहा है। चलती बस में एक यात्री उस समय आगे की ओर गिर जाता है जब अचानक से बस रुक जाती है। रुकती बस में जब अचानक से कोई चीज चलती है तो आदमी पीछे की ओर जाता है, चलती बस में रुकना हो तो आगे की ओर जाता है। तो ये जो ऊँट पे गिर रहे हैं, चल रहे हैं, तो कभी आगे हो जाते हैं, कभी पीछे हो जाते हैं, फिर कभी आगे हो जाते हैं, फिर कभी पीछे हो जाते हैं। तो ये सारी घटनाएं जो हैं वो कब होती हैं, ये किस वजह से होती है? हमारे अंदर लग रहा होता है इनर्शिया। ऊँट पे बैठे हैं तो मूवमेंट ऊँट कर रहा है, हमारी बॉडी कह रही है हम नहीं मूवमेंट करेंगे, और इसी चक्कर में हम आगे और पीछे की तरफ गिरते रहते हैं। तो कौन कह रहा है? तीसरा नियम, एक चपाट लगा लो अपने गाल पर, बहुत जोर से लगाना, अच्छी वाली चपाट लगाना। कुछ भी करते हो यार तुम, है न्यूटन की गति का तीसरा नियम हद कर दी तुमने। तो कौन है ये? विपिन। विपिन बेटा ये गलत बात है, तुम पढ़ाते पढ़ाते गलती करोगे तो फिर नहीं बर्दाश्त होगा। ये न्यूटन की गति का पहला नियम है, इसे जड़त्व का नियम भी कहते हैं और इसे इनर्शिया भी कहते हैं। जड़त्व हर वस्तु अपनी स्थिति में परिवर्तन का विरोध करती है, है ना, समझे कि नहीं समझे? अपनी स्थिति में परिवर्तन का विरोध। एक बात बताओ, तुम किसी ट्रक पे बैठे हो तो बताओ ट्रक अगर चल रहा है तो तुम पे फोर्स लग रहा है क्या? नहीं। किस पे लग रहा है? ट्रक पे फोर्स लग रहा है। तुम ट्रेन में बैठे हो, ट्रेन चल रही थी तो ट्रेन पे किसी ने चेन खींच दी। अब बताओ फोर्स तुम पे लगा कि ट्रेन पे लगा? ट्रेन पे लगा। तो हमारी बॉडी कहेगी कि हम पे फोर्स नहीं लगा तो हम तो नहीं मूवमेंट करेंगे, है ना। हमारी बॉडी वही फूफाजी बन जाते हैं कि हमसे नहीं पूछे हम खाना नहीं खाएंगे, क्योंकि पड़ोसी को पूछा है तो पड़ोसी खाए, हम नहीं खाएंगे। हमें खाना खिलवाने के लिए हमसे पूछा जाए। वैसे ही आपकी बॉडी कहेगी कि फोर्स अगर ट्रेन पे लगा है तो ट्रेन रुके, हम तो अभी भी अपनी रफ्तार में ही चलते रहेंगे। तो जैसे ही ट्रेन अचानक से रुकती है, जैसे ही बाइक अचानक से रुकती है, तो फोर्स बाइक ट्रेन इन पे लगता है। हमारी बॉडी बन जाती है फूफा जी कि हम पे फोर्स लगाएंगे तो हम रुकेंगे। तो हम उस वक्त चल रहे थे जब ट्रेन पे जंजीर खींची तो हम लोग चल रहे थे, हमारी बॉडी अभी भी चलते रहना चाहती है और इसलिए आगे की ओर गिरती हैं। और कहो कि दीदी बात समझ में आ गई है, तो बेटा हमारे सबके अंदर कहीं ना कहीं एक फूफाजी तो बैठा हुआ है। मानते हो कि नहीं मानते हो? आज मैंने प्रूफ कर दिया कि हम जो है वो चाहे बुआजी हो सकते हैं, लेकिन अंदर कहीं ना कहीं हमारे अंदर भी एक फूफाजी है जो जड़त्व के रूप में हमें जो है वो ब्रेक लगने पर आगे और पीछे की ओर मूव करवा देता है। और कह दो कि दीदी बात समझ में आ गई है, कह दो फटाफट से कि बात समझ में आ गई है ना। हाँ, हो सकता है वो फूफाजी किसी के मौसा जी भी हो, ठीक है, या फिर जिया जी भी हो, लेकिन हाँ ठीक है, ऐसी वाली बात है। चलिए जी, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। क्या यहाँ पर कहा जा रहा है? अगली बात कही जा रही है, पृथ्वी के किस बिंदु पर गुरुत्वाकर्षण नहीं है? बताओ जरा, पृथ्वी के किस बिंदु पर गुरुत्वाकर्षण नहीं है? मैम जी
सभी आंसर को एक्सप्लेन करते हैं। तो समझ आ गया ना तुमको। अब जिंदगी में नहीं भूलोगे कि वो फूफा जी वाला प्रश्न था ये, हैं, जिसमें हम भी फूफा जी बने थे, हम भी शामिल हुए थे। ऐसे ही पढ़ी जाती है साइंस, जिंदगी से बिल्कुल एग्जाम्पल से, पूरे के पूरी तरीके से। पृथ्वी के किस बिंदु पर गुरुत्वाकर्षण नहीं होता। अब पृथ्वी कहती है कि भैया मैं अकेले अकेले, पृथ्वी का केंद्र कहता है कि भाई मैं अकेले अकेले रहते बोर हो गया। ये बहुत मोहल्ले की उस ताई जी जैसा है जिसको सबसे बहुत प्यार है। सब कोई भी रिश्ते पड़ोसी का पड़ोसी आया हो तब भी वो कहेंगे बेटा हमारे घर आके चाय पी के जाओ। तो बस ये वही है। तो ये चाहती है कि सारी वस्तुएं इसके केंद्र की तरफ आ जाएं। तो ये हर वस्तु पे एक फोर्स लगाती है। क्या तुमने वो फोर्स महसूस किया है? नहीं किया तो घर के पूरे टॉप फ्लोर पे चले जाओ और वहां की जो है वो दीवार पे खड़े हो जाओ और हाथों को यूं करके गिर जाओ। ठीक है, नीचे की तरफ गिरोगे, अपने आप तुम्हें फील होगा कि हाँ पृथ्वी तो हम पे भी एक फोर्स लगा रही है। कर मत लेना, सिर्फ ये थियोरेटिकली बोला है, प्रैक्टिकली नहीं कर लेने का। अभी बता रही हूँ, कल को फिर पेपर में फोटो आएगी मैम के कहने पर बच्चा कूद गया छत से। तो यहाँ पर फोर्स थी, और फोर्स की अगर हम बात करते तो v/t हो जाएगा हर वस्तु, है ना, किसी वेग v और किसी समय t से नीचे की ओर आएगी। और यही है, अब वो चाहती ही है, वो फोर्स लगा ही रही है कि वस्तु नीचे आ जाए। और वस्तु अगर नीचे आ जाए और वस्तु अगर नीचे आ जाएगी तो फोर्स खत्म हो जाएगा। फोर्स खत्म तो किस्सा खत्म तो गुरुत्वाकर्षण खत्म। तो हमने कहा पृथ्वी के केंद्र पर फिर वो गुरुत्वाकर्षण खत्म हो जाएगा। तो केंद्र पर 0 होता है, पृथ्वी के केंद्र पर 0 होता है। फिर आपसे बोला जा रहा है भूमध्य रेखा पर कितना होता है गुरुत्वाकर्षण बल। क्योंकि पृथ्वी आपकी गोल होती तो समझते कि हर जगह पर समान लग रहा है, लेकिन पृथ्वी भी तो हमारी अंडाकार है ना, और अंडाकार है तो एक तरफ हमारे पास इक्वेटर होगा और एक तरफ हमारे पास पोल होगा। तो पोलर एरिया पर हमारे पास में जो है वो बेसिकली कितना होता है, मैक्सिमम होता है, लेकिन यहाँ पर मिनिमम होगा, है ना, इक्वेटर पर मिनिमम होगा। आपने चंद्रयान 3 को कभी लॉन्च होते देखा है? बताओ हाँ या ना। चंद्रयान 2 तुम्हारे सामने लॉन्च हुआ, बोलो हाँ या ना। है मिशन मंगल मिशन तुम्हारे सामने हुआ। अगर तुम इतने हमारे जैसे बूढ़े रहे होंगे तो डेफिनेटली मंगल मिशन भी तुम्हें पता होगा। तो जनरली जब हम बात करते हैं इन सारे सैटेलाइट्स की, इंडिया ने 104 सैटेलाइट एक साथ जो है वो अपनी कक्षाओं में लॉन्च करवाकर विश्व रिकॉर्ड बनाया था। तो भैया ये जितनी भी है वो GSLV से बनाया था, है ना। तो हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं कि ये जितने भी सैटेलाइट है वो कहाँ से लॉन्च किए जाते हैं। वो मैक्सिमम उसी जगह से लॉन्च किए जाएंगे जहाँ पर पृथ्वी उसको कम खींच रही हो। और पृथ्वी कहाँ पर कम खींचती है? भूमध्य रेखा पर। इसका मतलब है कि क्या सारे के सारे लॉन्चिंग स्टेशंस जो हैं वो भूमध्य रेखा के आसपास बनाए जाते हैं? जी हाँ, भारत के अंदर भी जो आप लोगों का सतीश धवन श्रीहरिकोटा है ना, जो इस लॉन्चिंग स्टेशन है वो भूमध्य रेखा के ही नजदीक है। समझ आई बात कि नहीं आई है? इसीलिए क्योंकि वहां पर ग्रेविटेशनल कम होगा, यानी कि कोई ऊपर उड़ने की कोशिश कर रहा है, यानी कि कोई अगर ऊपर उड़ने की कोशिश कर रहा है और कोई उसे टांग पकड़ के पीछे खींचे कि नहीं तू तो पहले मेरे यहाँ आके चाय पी के जा, तो बेचारा ऊपर नहीं उड़ पाएगा ना। तो ऊपर उड़ने के लिए हमें ऐसी जगह चाहिए जहाँ पे कोई उसको नीचे नहीं बुला रहा हो, और नीचे बुला भी रहा हो, टांग पकड़ के खींच भी रहा हो तो कम पकड़ के खींच रहा हो। तो हमने यहाँ पर कह दिया कि भैया जो आपका भूमध्य रेखा होता है वहां पर आप लोगों का जी जो है वो क्या लगता है? कम लगता है। और कह दो कि दीदी बात समझ में आ गई है ना। ठीक है, अब कई बच्चे ये कह रहे हैं कि दीदी टॉपिक, अरे ये टॉपिक ही तो चल रहा है, ये कहानी इसीलिए सुना रही हूँ ताकि तुम्हें याद रहे कि बात क्या हो रही है, बात किसके बारे में हो रही है। अब जिंदगी में जब ग्रेविटी वाला क्वेश्चन करोगे तो आपको याद रहेगा कि हाँ दीदी ने बताया था कि भैया इस तरीके से ऊपर की ओर कोई जाएगा तो कोई टांग पकड़ के नीचे खींचेगा। तो बात मैं घुमा फिरा के उसी टॉपिक पे कर रही हूँ ताकि तुम्हें याद रहे, क्योंकि इंसानों को टॉपिक से ज्यादा पंचायतें याद रहती हैं, और अगर इसी तरीके से समझाऊंगी तो लंबे समय तक याद रहेगा। आप अपने दिमाग की स्ट्रेटेजी, दिमाग जिस तरह से काम कर रहा है ना, उससे सीखो कि भाई वो कैसे काम कर रहा है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। चलिए जी, चलिए आगे देखिए क्या कहा जा रहा है। हम लोग यहाँ पर कह रहे हैं कि भाई द वैल्यू ऑफ 1 आर्मस्ट्रॉन इज, तो द वैल्यू ऑफ 1 आर्मस्ट्रॉन इज 10⁻⁻⁴, 10⁻⁻⁶, 10⁻⁻10 या फिर 10⁻⁻2। ये तो नहीं होगा। लेकिन जब माइक्रोन की हम लोगों ने बात कर ली, और आप देखो क्वेश्चन देखो, आप लोग पहले क्वेश्चन बोला एक आर्मस्ट्रॉन के अंदर कितने माइक्रोन होते हैं। मैंने शायद 10⁻⁻10 को जो है वो माइनस किया है ना। देखो सुनो,
एक आर्मस्ट्रॉन के अंदर जो है वो आप लोगों से कितने माइक्रोन होते हैं ये आप लोगों से पूछा है। और एक आर्मस्ट्रॉन के अंदर अगर आप माइक्रोन की बात करते हैं तो 10⁴ होता है, वो भी माइनस में। कितना होता है? 4, वो भी माइनस में। कैसे होगा ये सुनो, एक आर्मस्ट्रॉन के अंदर 10⁻⁻10 मीटर होते हैं, तो माइक्रोन कितने हो गए भाई? 10⁻⁻4। सिंपल सी बात है। तरंग दैर्ध्य है लैम्डा, कितने लोग जानते हैं जिसे हम W से इंडिकेट इस तरीके से लैम्डा को हम इस तरीके से इंडिकेट करते हैं। कितने लोग जानते हैं लैम्डा को भी की यूनिट भी हम लोग आर्मस्ट्रॉन के अंदर ही लेते हैं। ये भी आपको ध्यान रखना है। एक माइक्रोन के अंदर 10⁻³ mm होते हैं और एक माइक्रोन के अंदर 10⁻⁻6 होते हैं। एक आर्मस्ट्रॉन के अंदर 10⁻10 है, तो -10 में से 6 गए तो -4 अपने आप बच गए। तो ये वाली समझे बात आपको ध्यान रखनी है। चलिए, रिया भी यहाँ पर है, साहिबा भी यहाँ पर है, और जितने भी बच्चे हैं वो एक बार सेशन को जरूर से शेयर करेंगे। कल वाली क्लास कितने लोगों ने नहीं देखी थी? तुम लोग मैं देख रही हूँ आजकल कम आ रहे हो, क्या वजह है? पढ़ाई क्या खत्म, एग्जाम खत्म हो गया इसलिए पढ़ाई में मन नहीं लग रहा क्या? क्या जो है वो बेसिकली सपने पूरे हो गए क्या कि अब पढ़ने का मन नहीं करता है? बताओ देखिए। ओके, अगला क्वेश्चन देखो क्या कहा जा रहा है। अब आप लोगों से पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत धारा के तापीय प्रभाव पर आधारित नहीं है। बताओ देखिए, विद्युत धारा के तापीय प्रभाव पर आधारित नहीं है, कौन सा नहीं होगा विद्युत धारा के तापीय प्रभाव पर आधारित? बताओ। फटाफट से। अब तापीय प्रभाव का मतलब क्या है? यानी कि टेम्परेचर पे काम कर रहे हैं, टेम्परेचर पे बात हो रही है। साधना आज से चालू हो जाएगी बच्चे, आज से चालू हो जाएगी, ठीक है ना। 7 बजे वाली क्लास आज से स्टार्ट हो जाएगी। माइक्रोवेव यहाँ पर रहेगा, क्योंकि हीटर तो डेफिनेटली, हीटर के अंदर किसका तार बना हुआ है? नाइक्रोम का। नाइक्रोम क्या होती है? अलॉय होती है। अलॉय जो है यानी कि मिश्र धातु किस किस से मिलकर बनी हुई है? निकल से मिलकर बनी हुई है, आयरन से मिलकर बनी हुई है, क्रोमियम से मिलकर बनी हुई है, और मैग्नीज से भी मिलकर बनी हुई है। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। माइक्रोवेव विल बी द वेरी राइट आंसर। सो हमने यहाँ पर कहा कि 4 यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। सपना, अंजुम और बाकी जितने भी लोग हैं, तो माइक्रोवेव यहाँ पर रहेगा। माइक्रोवेव के अंदर हम कौन सी तरंगे यूज करते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये पूछा भी जाता है। तो आपसे यहाँ पर सीधा सीधा लिखा है कि माइक्रोवेव ओवन जो होता है उसके अंदर जो इस्तेमाल की जाने वाली तरंग है उस तरंग का नाम रेडियो तरंग है, और इसकी आवृत्ति 2500 मेगाहर्ट्ज जो है वो होती है, यानी कि 2.5 गीगाहर्ट्ज हम इसे जनरली कह सकते हैं। बताओ देखिए फटाफट से। हैप्पी, योगेश, सचिन, विजेंद्र, खुशबू, साहिबा, पंकज और बाकी सब लोग, ठीक है ना। क्लियर हो गया? कुछ कुछ क्वेश्चन आ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है कि अगर आपको कुछ कुछ क्वेश्चंस आ रहे हैं, है ना। देखो, ऐसे ही सीखते सीखते सीखेंगे, ऐसे ही गलती करते करते सीखेंगे, लेकिन सीख जाएंगे। तो इसमें इतना वो पैनिक होने वाली बात नहीं है। और फिर सीखते सीखते ही आ भी जाएगी साइंस, लेकिन आज आएंगे, कल नहीं आएंगे, परसों आ जाएंगे, उसके बाद नहीं आएंगे, ऐसे नहीं आती फिर साइंस। आप समझ रहे हैं बात को कि नहीं समझ रहे हैं? विच फोर्स मूव एन एयरक्राफ्ट थ्रू द एयर, कौन सा बल वायुयान को हवा में घुमाता है? बताओ देखिए, कौन सा बल वायुयान को हवा में घुमाता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। जब वायुयान को हवा में घुमाने वाली बात आती है तो वो टरबाइन घूमते हैं। टरबाइन घूमते हैं तो ऊपर की हवा सारी पंखों के नीचे होती है और वो फिर उसे उड़ाकर ऊपर की ओर लेकर जाती है। इस प्रकार के फोर्स को हम थ्रस्ट फोर्स के नाम से जानते हैं, यानी कि सी। सॉरी। ओके, अगला क्वेश्चन बताइए कि क्या यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। वाई आर द सोल ऑफ द शूज स्ट्रेट, है ना। तलवों, जूतों के तलवे क्यों घिसे हुए होते हैं?
बताओ जरा, जूतों के तलवे क्यों घिसे हुए होते हैं? क्योंकि हम चल चल के घिस देते हैं, घिसे हुए होते हैं। इसका मतलब ये है कि आप जब भी कोई शूज लेने जाते हैं तो उसके नीचे की सरफेस ना बिल्कुल इरेगुलर सरफेस होती है। आप जितना ज्यादा दौड़ने का काम के लिए जूते लोगे, उसकी सोल उतनी ही ज्यादा नीचे से इरेगुलर होगी। यहाँ तक कि क्रिकेट के जो शूज होते हैं उनके नीचे तो कांटे लगे होते हैं, है ना, मतलब कील जैसी स्ट्रक्चर होती है। ऐसा क्यों होता है? जितने ज्यादा आप लोग यूजेबल और दौड़ने भागने वाले शूज होंगे, वो एक्चुअली सबकी अलग अलग बनावट होगी। इसकी एक जो मेजर वजह होती है वो ये है, क्योंकि जितना ज्यादा घर्षण तो सरफेस पर होगा, उतना ही ज्यादा जो है वो चीज फिसलेगी कम। तो घर्षण कम होगा तो फोर्स जो है वो बेसिकली क्या लगेगा आप लोगों का, कम लगेगा और आदमी फिसलेगा नहीं। तो हम लोग घर्षण को कम करने के लिए ऐसा करते हैं। तो जूतों को अधिक सुरक्षा देने के लिए नहीं बेटा, घर्षण को कम करने के लिए ऐसा किया जाता है। सो हेयर वी कैन से कि 2 यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। थैंक यू सचिन जी, थैंक यू सो मच। आप तब से मैसेज ही किए जा रहे हैं, आप पढ़ भी लीजिए, मैंने देख लिया है आपका मैसेज, ठीक है ना। मिली है, आप अच्छे से देखो। कई लोग ऐसा कहते हैं कि दीदी हमने मापैक लिया, हमें रिकॉर्डिंग क्लासेस नहीं दिख रही हैं। ऐसा नहीं है। जनरली क्या होता है, उसको थोड़ा एप्लीकेशन को एक्सप्लोर करो। जब आप एप्लीकेशन को अच्छे से एक्सप्लोर करोगे तो तुम्हें सारे रिकॉर्डेड सेशंस मिलते हैं, सारे टेस्ट सीरीज मिलते हैं, सारे मॉक टेस्ट मिलते हैं। दिक्कत यही है ना कि हम लोग ठीक से एप्लीकेशन को एक्सप्लोर ही नहीं कर पाए, हमने ठीक से एप्लीकेशन को ध्यान से देखा ही नहीं है। तो इसको थोड़ा डेप्थ में अच्छे से देखो, सबको मिला हुआ है। वो तो फ्री वाली चीज़ है, वो तो डेफिनेटली मिलेगी, उसमें तो कोई टेंशन वाली भी बात नहीं है। तो आप थोड़ा सा फोकस के साथ में जो है वो उस चीज़ को एक्सप्लोर करो, अपने एप्लीकेशन को। आपको सारी वहाँ पर इवन फ्री में करंट अफेयर मिलता है, फ्री में सारी एग्जाम ओरिएंटेड जो है वो न्यूज़ मिलती है एप्लीकेशन में। फ्री में बोल रही हूँ मैं, ये तो है ना। ऑल इंडिया मॉक टेस्ट मिलते हैं, जिस भी एग्जाम, जैसे अभी मानो ग्रुप डी का एग्जाम चल रहा था ना, जब तब ऑल इंडिया मॉक टेस्ट चल रहे थे। तो ये तो फ्री में चलते हैं बेटा। तो प्लीज़ उस और जैसे इंस्टाग्राम को एक्सप्लोर करते हो तो खूब सारे फीचर मिलते हैं, है ना। किसी भी एप्लीकेशन को एक्सप्लोर करते हो तो खूब सारे फीचर मिलते हैं। आप अड्डा 24/7 के एप्लीकेशन को एक बार एक्सप्लोर करो, आपको देखो ऐसा इवन करंट अफेयर पता है कैसे मिलता है भाई, मैं खुद देखती हूँ। तो भाई है ना, क्या बोलते हैं, इधर गेम्स का अलग अपनों को करंट अफेयर मिल गया स्पेशली, है ना, राइटर्स का अलग मिल गया, ठीक है, इंटरनेशनल न्यूज़ अलग मिल गई, नेशनल न्यूज़ अलग मिल गई, स्टेट वाइड न्यूज़ अलग मिल गई। तो बहुत अच्छी चीज़ें मिलती हैं, थोड़ा एक्सप्लोर करना अच्छे से, है ना। चलो आगे देखो क्या यहाँ पर कहा जा रहा है कि पवन चक्की हवा की किस ऊर्जा का उपयोग करती है। विच एनर्जी ऑफ विंड इज यूज टू विंड मिल। तो पवन चक्की हवा की जिस ऊर्जा का उपयोग करती है, अब उसे हम लोग देखो पवन ऊर्जा कहते हैं। यहाँ पर मुझे दिख नहीं रहा कि कोई ऑप्शन दे रखा है ऐसा, तो मैं इसे नहीं करवा रही हूँ। अगला क्वेश्चन देखो कि जब वायु का प्रतिरोध नगण्य होता है, अब वायु का प्रतिरोध तो है नहीं, है ना, तो फिर स्वतंत्र रूप से गिरती हुई स्थितिज और गतिज ऊर्जा का योग क्या होगा, बताओ। देखिए चलिए आंसर कीजिए फटाफट से। एंड गाइस प्लीज शेयर द सेशन फर्स्ट, है ना। चलो बताओ फटाफट से क्या यहाँ पर हो जाएगा कि वायु का प्रतिरोध नगण्य हो तो स्वतंत्र रूप से गिरती हुई वस्तु की स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा का योग कैसा होगा, अनंत होगा, स्थितिज ऊर्जा का योग दुगना हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, या फिर स्थिर रहेगा। स्थिर रहेगा, कोई चेंजेस नहीं होगा, क्योंकि बोला भी तो है ना कि प्रतिरोध में कोई प्रतिरोध नगण्य हो गया है तो वो एज इट इज रहेगा, क्योंकि उसका उस पर कोई फर्क भी नहीं पड़ रहा है। कणों में अधिक ऊर्जा होती है, किस कणों के अंदर गतिज ऊर्जा ज्यादा होगी, जो गति ज्यादा करेंगे, जिसके अंदर जो ट्रैवल मूव ज्यादा करेंगे। और कौन किसकी गति जो है वो सबसे ज्यादा होती है, तो हम यहाँ पर बात करेंगे गति किसकी ज्यादा होती है, गैस की। तो गैस के अणुओं की गति अगर ज्यादा तो डेफिनेटली हम कहेंगे गतिज ऊर्जा भी उनकी ज्यादा होगी। द्रव की गतिज ऊर्जा कम होगी, ठोस की गतिज ऊर्जा उससे कम होगी, क्योंकि वो तो मूव ही नहीं कर रहे हैं ना, है ना। ये वाली चीज हमको यहाँ पर ध्यान रखनी है। चलिए अगला क्वेश्चन बताइए भाई, क्या यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। इस क्वेश्चन का आंसर तो सोच समझ के देना भाई, ये अच्छा क्वेश्चन है। और मैक्सिमम बच्चे ना इस क्वेश्चन को गलत कर ही देते हैं। पारो, कंचन, चंदन, शिवा, बसंती भी आ चुकी है, बहुत बढ़िया। और कौन कौन है भाई, नीरज, पिंकी, ऋतुराज, कमलेश, आशु, चलो बाकी सारे लोग। तो हम कह रहे हैं जब एक संपीड़ित स्प्रिंग को छोड़ा जाता है तो वह अपनी स्थितिज ऊर्जा को किस में परिवर्तित करती है, बताइए।
बताओ बताओ फटाफट से, किस में परिवर्तित करेगी? व्हेन ए कंप्रेस्ड स्प्रिंग इज रिलीज्ड इट कन्वर्ट इट्स पोटेंशियल एनर्जी इनटू। तो जब संपीड़ित स्प्रिंग को छोड़ा जाता है तो वो अपनी स्थितिज ऊर्जा को किस में परिवर्तित करती है? तो जब उसे छोड़ा जा रहा है तो वह परिवर्तित करेगी प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा के अंदर, यानी कि हम इसे कहेंगे सी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। ठीक है। भाई स्प्रिंग की बात कर रहे हैं, स्थितिज ऊर्जा की बात कर रहे हैं, तो वहां पर प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा हो जाएगी। कर देना गड़बड़ राजेश जो भी नाम है तुम्हारा। चलो, जब वस्तु की स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज का मतलब होता है रुके रहने की क्षमता। आप लोगों ने देखो हनुमान जी की कहानी तो सुनी होगी कि हनुमान जी को अपनी स्थिति का, अपनी शक्तियों का आभास ही नहीं था, तो जामवंत जी आए और उन्होंने याद दिलाई उनको उनकी शक्तियां, और फिर देखो 7 समंदर वो उन्होंने पार कर लिया। ऐसे ही हम हैं, है ना। पोटेंशियल का मतलब है क्षमता। आपने सुना होगा अपनी क्षमता पहचानो, अपनी क्षमता पहचानो ऐसा करके, तो वो क्षमता क्या है? ये हमारी पोटेंशियल है। तो सबके अंदर एक निहित ऊर्जा, सबके अंदर उपस्थित ऊर्जा जिसको हम यूज ही नहीं कर रहे हैं, तो सबके अंदर उपस्थित जो ऊर्जा है उसको हम लोग जो है वो किस नाम से जानते हैं? पोटेंशियल के नाम से जानते हैं। और पोटेंशियल से बनेगा पोटेंशियल एनर्जी। बोलो देखिए फटाफट से, बात समझ में आई कि नहीं आई है? तो भाई पोटेंशियल सबके अंदर निहित ऊर्जा, ये किस किस पे निर्भर करेगी? ये mgh पे निर्भर करेगी, मास पे निर्भर करेगी, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन पे निर्भर करेगी, और वस्तु की पोजीशन पे निर्भर करेगी। समझ आया? वस्तु की पोजीशन पे भी निर्भर करेगी। तो हम क्या कह रहे हैं? इस पे निर्भर करने वाली हमारी होती है पोटेंशियल एनर्जी। इज इट क्लियर? कोई दिक्कत, कोई शक, कोई तकलीफ, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो हम कह रहे हैं वस्तु की स्थिति वेग के साथ, वेग दिख रहा है क्या यहाँ पे? वेग से इसको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, विस्थापन और दूरी से भी नहीं पड़ रहा, तो फिर हम क्या कहेंगे? हाइट से फर्क पड़ेगा। सो हेयर वी कैन से कि भैया बी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो गया। पिंकी हो गई है, शिवा हो गई है, पूजा, दीपा, लड्डू, तन्नू, बाकी सारे लोग, नूतन वूतन सब लोग। बोलो देखिए बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई है? तो भाई ऊंचाई पे निर्भर करेगी और किसी, अब तुम ए कह रहे हो वेग पे क्यों? आपका पोटेंशियल आपके वेग पे कैसे निर्भर कर सकता है, मुझे ये बताओ। समझ में आ रही है? आप ये समझो कि ये सिर्फ और सिर्फ किस पे निर्भर करेगी? ये मास पे निर्भर करेगी, ये ग्रेविटी पे निर्भर करेगी, और हम लोग कहेंगे ये एच पे भी निर्भर करती है। ठीक है, समझ आया? सेशन लाइक किया आप लोगों ने कि नहीं किया? मुझे ये तो बता दो फटाफट से। अब हम कह रहे हैं कि कौन सी वस्तु ऊर्जा ऊंचाई के साथ बदलती है। अभी अभी तो पढ़ाया था कि अच्छा देखो, स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला तो आपको पता है। केमिकल एनर्जी जो है वो बेसिकली इलेक्ट्रॉन पे निर्भर करेगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है जितने होंगे उस हिसाब से रिएक्शन होगी, जितनी रिएक्शन होगी उस हिसाब से केमिकल बनने की प्रोसेस भी डिसाइड होगी। तो भाई केमिकल एनर्जी केमिकल्स पे डिपेंड करती है। बताओ पारो, बताओ फटाफट से। परमाणु ऊर्जा भाई का कोई फॉर्मूला नहीं है, इसका फॉर्मूला होता है हाफ mv²। यहाँ पर हम कहेंगे स्थितिज ऊर्जा, क्योंकि स्थितिज ऊर्जा के फॉर्मूले में आ रहा है mgh, इसके फॉर्मूला में वेलोसिटी आ रहा है, इसके फॉर्मूला में हाइट आ रही है। सो हियर वी कैन से कि स्थितिज ऊर्जा विल बी द वेरी राइट आंसर। सो गाइस द फर्स्ट ऑफ ऑल प्लीज लाइक द सेशन, है ना। सेशन को जरूर से लाइक करें। एक्चुअली दिस इज रियली बेनिफिशियल टू ऑल ऑफ यू एंड मी ऑल्सो, है ना। चलो चलो फटाफट से, चलो फटाफट से। अब अगला प्रश्न देखते हैं क्या यहाँ पर कहा जा रहा है। हमसे कहा जा रहा है बांध में। अब बांध में एक बात बताओ, पानी रुका होता है कि बहता है? आप खुद ही बता दो। अगर कोई बांध है, अगर कोई डैम बनाया है, तो डैम तो उस बहते पानी को रोकने के लिए बनाया है। जब वो पानी बह रहा था तब वो नदी थी, और नदी जैसे ही डैम में आती है तो वो स्थिर हो जाती है, यानी कि उसकी जो गतिज ऊर्जा थी वो किसके अंदर कन्वर्ट हो जाती है? स्थितिज ऊर्जा के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। बोलो हाँ कि ना। बताओ किसके अंदर कन्वर्ट हो जाती है? स्थितिज ऊर्जा, उसकी गतिज ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। तो भाई बांध में संग्रहित जल में ऊर्जा कौन सी होगी? स्थितिज ऊर्जा होगी, विद्युत ऊर्जा होगी, गतिज ऊर्जा होगी, या फिर गुरुत्वाकर्षण। तो बांध में पानी रुका हुआ है, और रुका हुआ है तो स्थितिज ऊर्जा, हर स्थितिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होती है, और हर काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी यानी कि स्थितिज ऊर्जा के अंदर कन्वर्ट होती है। तो ये रिवर्सिबल चलता ही रहता है। बताओ देखिए विपिन और कौन कौन है भाई? पूजा, विशी, पंकज, संगीता, साधना है, तन्नू भी है। चलो ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है, ये मैं नहीं बताऊंगी, ये तुम ही बताओगे। सोचो, चलो आंसर करो। देखिए क्या यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा कि कौन सी ऊर्जा सदैव धनात्मक हो सकती है, ऑल टाइम, हमेशा धनात्मक। कौन सी ऊर्जा होगी बताओ?
बोलो कि सदैव धनात्मक हो। देखो वहां पर स्थितिज नहीं लिखा है। आप मुझे एक छोटी सी बात बताओ कि कोई वस्तु है जो कि मूव कर रही है ना, मैं चल रही हूं, अब मेरी गतिज ऊर्जा नेगेटिव में कैसे हो सकती है बताओ। हमेशा गति करेगा कोई, या तो नहीं करेगा या फिर करेगा, नेगेटिव में गति करेगा। ये कौन सा लॉजिक हुआ, मुझे ऐसे समझाना, मुझे समझाओ तो सही कि कौन सा लॉजिक हुआ कि भैया नकारात्मकता में गति कर रहा है। आप पॉजिटिव में गति करते हो समझ आता है, आप गति करते हो आप पॉजिटिव में ही करोगे, गति कर रहे हो तो आप नेगेटिव में करोगे ही कैसे। समझे कि नहीं समझे। सुमित भी है, बहुत बढ़िया। राधे राधे पूजा, राधे राधे। योगेश, पंकज, विपेंद्र, विशी, अंशु, दया, सुमित, मिश्रा, यूके, नूतन और बाकी सारे जितने भी लोग हैं। तो फिर हम लोग, अच्छा ये वाला क्वेश्चन तो रह ही गया कि भाई ऊर्जा की वाणिज्यिक इकाई क्या होती है। आप लोगों को पता है, या तो आप इसे डेफिनेटली किलोवाट पर घंटा के हिसाब से तो करते हो ना, और आपसे पूछा जाए अगर कि 1 किलोवाट पर घंटा कितना होता है, तो जूल में अगर आप इसे कन्वर्ट करते हो तो 3.6 × 10⁻⁶ जूल के बराबर यहाँ पर रहेगा। ठीक है, इसके अलावा इसको, ये पावर का साइन है ना, आप इसे जो है वो किसके अंदर ले सकते हो, आप इसे हॉर्स पावर के अंदर भी ले सकते हो। किसके अंदर ले सकते हो, हॉर्स पावर के अंदर भी ले सकते हो। ये वाली बात भी आपको ध्यान रखनी है, विचारनी है। संदीप, अंजू, प्रीति, सुंदरम, शिवा, विपिन, राजेश, राकेश, बाकी सब लोग। चलिए अगला क्वेश्चन, गतिशील वस्तु की गतिज ऊर्जा किस पे निर्भर करेगी। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ गतिज ऊर्जा। चलो बताओ भाई, गतिज ऊर्जा किस पे निर्भर करेगी। संदीप है ना, ये पूछा है ना। 746 वॉट, हाँ बिल्कुल, 1 हॉर्स पावर के अंदर 746 वॉट होते हैं। ये भी बिल्कुल सही है आपका। अभी आंसर करने का क्या आंसर रहेगा। वेरी गुड, क्योंकि फॉर्मूला क्या है अपनी गतिज ऊर्जा का, 1/2 mv² है ना। 1/2 mv² अगर फॉर्मूला है तो भाई मास और वेग पर संवेग तो आपका p होता है। p = mv वाला फॉर्मूला हमने लगाना नहीं है, स्थान की कोई जरूरत नहीं है, तो हम कहेंगे कि डी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि उल्लेखनीय क्रियाकलाप में स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा में परिवर्तन है ना। क्रियाकलाप में स्थितिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, पटाखे का विस्फोट, टॉर्च का स्विच ऑन करना, टॉर्च का स्विच ऑफ करना, पेंडुलम का हिलना, स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा में परिवर्तित हुई है। बताओ मैं सही हूं क्या। ये तो दहन की एनर्जी है, स्विच ऑन और स्विच ऑफ में कौन सी गति हुई है। लेकिन अगर आप पेंडुलम है जो कि रुका हुआ है और अब वो मूवमेंट कर रहा है, तो डेफिनेटली वहां पर जरूर कन्वर्जन हुआ है, वहां पर जरूर कन्वर्ट हुई है ये एनर्जी। और कह दो कि बात समझ में आ गई, कहो कहो बात समझ में आ गई। सो हियर वी कैन से कि डी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। खिंचे हुए रबर बैंड में किस प्रकार की ऊर्जा होती है बताओ। अगर रबर बैंड खिंचा हुआ है तो उसके अंदर किस प्रकार की ऊर्जा होगी। अब रबर बैंड अगर खिंच गया है तो ऑब्वियस उसके अंदर खिंच गया है ना, मूवमेंट हो गया है, तो भाई किसी प्रकार की हीट एनर्जी तो नहीं हो सकती, केमिकल एनर्जी भी नहीं हो सकती। स्थितिज ऊर्जा में से कुछ होगा या फिर गतिज ऊर्जा में से कुछ होगा। इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में करोगे। ये वाली चीज आप लोगों को यहाँ पर जो है वो ध्यान रखनी है।